में। और आज का जो हमारा है लेक्चर, ये कोई सब्जेक्ट मतलब कोई पर्टिकुलर टॉपिक का लेक्चर नहीं है। दिस वन इज़ योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि मैं करवा दूं, एंड व्हाट आई फील कि हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जब कवर कर ही चुके हैं, लाइक डिफरेंशियल जो है कैलकुलस हम पूरा कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चंस हम करके देख लेते हैं हम कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। एक हमें भी फेयर आइडिया मिल जाएगा अपनी प्रिपरेशन का ना। लाइक अभी हमें 15 दिन है, तो हमें अभी क्या करने की ज़रूरत है। ठीक है गाइस, तो अभी मैं आपको शिफ्ट 1 का जो पेपर है वो आपको सॉल्व करवाती हूँ मैं। एंड ऐसा नहीं है मैं हवाबाजी में कुछ कराऊंगी आपको, प्रॉपर पेपर दिखा के सॉल्व करवाऊंगी। इसको इरेज करके फिर हम करते हैं स्टार्ट। बट थोड़ा सा पहले कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं गाइस, क्योंकि जो जितनी अचानक ये डेट आई है ये बहुत शॉकिंग है। नो डाउट एक स्टूडेंट है हमारे बैच में, आप लोग के साथ ही हैं, उन्होंने फैब में बताई थी ये वाली चीज़। बट आई थॉट कि भाई पता नहीं क्या कैसे पता चल सकता है किसी को इस बारे में कि एटीसी क्या प्लान कर रहा है। बट हाँ, जो नोटिस सर्कुलेट हो रहा था वो सही था। मैंने आपको बताया था कि उसके गलत होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ग्रामेटिकल सही है, फॉर्मेट सही है, सिग्नेचर सही है। जनरली जो होता है ना फेक नोटिस जो होते हैं उसमें फॉर्मेट गलत हो जाता है, या ग्रामर, बेसिकली ना ग्रामर बहुत ज़्यादा गलत होती है। क्योंकि अब कोई पढ़ा लिखा बहुत अच्छा खासा एजुकेटेड इंसान होता है ना, वो ये सब काम नहीं करने बैठता है कि फेक नोटिस बनाने बैठ रहा है। एक्सेप्ट कुछ लोग, ज़्यादातर ऐसे लोग ये काम नहीं करते हैं। तो वो जो पढ़ाते हैं ना वो लोग पढ़ाते हैं कि बस नॉर्मल सा थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं, उस तरह के लोग रहते हैं ना, तो उनका ग्रामेटिकल बहुत एरर होता है इंग्लिश में। लेकिन वो जो नोटिस था ना वो बिल्कुल करेक्ट तरीके से लिखा हुआ था, तो इसीलिए वो लग ही रहा था कि रियल है। खैर, अब तो आ चुका है 25 में और 26 में एग्ज़ाम है। किसका किस दिन एग्ज़ाम है प्लीज़ मुझे बता दो आप लोग। एंड आपका बहुत शौक तो दे दिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी। एक है डीबीएस, उन्होंने ये किया था कि अगर आपका ये नोटिस लीक हो सकता है तो पेपर भी लीक हो सकता है। 100% लीक हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल लीक हो सकता है। आई वोंट से कि नहीं होगा लीक, उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी होगी, बिल्कुल नहीं। अगर बंदा पेपर लीक कर सकता है तो कोई भी लीक कर सकता है। देखो यार, 2 जगह से चीज़ें लीक होती हैं। पहला ऑफिसर से, उस ऑफिसर से जो उस नोटिस को बना रहा है, उस पेपर को बना रहा है, वहाँ से, जहाँ से चांसेस बहुत कम होते हैं। क्योंकि ना अब भाई ऑफिसर के घर का ही कोई बंदा है, वो उसको फ़ोटो खींच के भेजेगा, वो ऐसे से व्यूज़ के लिए, लाइक्स के लिए अपनी नौकरी नहीं खतरे में डालेगा वो। ठीक है। दूसरा, लीक होती हैं चीज़ें क्लैरिकल लेवल पे से, मैंने कल भी बताई थी वाली चीज़ शायद। तो क्लैरिकल लेवल में होता है क्या, वो फाइल इधर से उधर ले जा रहे होते हैं, क्लर्क बीच में रोक के फ़ोटो क्लिक कर ली। तो अब देखो, क्लैरिकल लेवल पे पूरा का पूरा पेपर निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1000 चीज़ें होती हैं, 1000 जगह पेपर घूमता है। हालांकि बनने के बाद उसको सील पैक कर दिया जाता है, सब कुछ है, बट यू नेवर नो अंदर का प्रोसेस क्या है, क्या चल रहा है। बिल्कुल लीक हो सकता है। आप लोग बिल्कुल इस पर ट्विटर पे ट्वीट कर सकते हैं, कुछ जो भी आप लोग कर सकते हैं प्लीज़ करिए। अच्छी बात है अगर आपको एक फेयर चांस मिले सिलेक्शन का। बाकी हमारी प्लानिंग तो सारी ख़राब हो चुकी है। बहुत कुछ सोचा था कि सारा अच्छे से करेंगे। एक टॉपिक से मैं आपको इतने सारे फिजिक्स में, मैथ में क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रही थी ताकि आप बिल्कुल मतलब 130 में से 120 लेकर आते हैं। बट ठीक है, अब जो हो गया हम वो करते हैं। तो गाइज़ अभी देखिए, आपकी जो स्ट्रेटजी है ना 15 डेज़ की, मैंने जो अपनी तरफ से प्लान करी है, आपको कुछ चेंज करवाना हो तो बता देना आप। ये 15 डेज़ की जो स्ट्रेटजी में मैं आपको करवाने वाली हूँ, ये पेन चल जाए तब मैं कुछ करवाऊँ ना। खैर, मैं ओरली बोलती हूँ, ठीक है। पेन चलेगा तो आप लोग देख लेना, वो लिखा हुआ भी आ जाएगा। पहले आप सुन लीजिए, 15 डेज़ की स्ट्रेटजी में मैं आपको अभी सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी, ठीक है। पहले 2018 के करूँगी, फिर 2016 के करूँगी, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो 2018 का जैसा आने की सिमिलरिटी चांसेस ज़्यादा हैं इंस्टीड ऑफ 2016। जितना पुराना होता जाता है पेपर उतना आउटडेटेड होता जाता है, ठीक है। तो पहले हम 2018 का डिस्कस करेंगे। आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ मैथ्स का 2018 का शिफ्ट 1 का पेपर, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क, मैं शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का भी कोशिश करूँगी डिस्कस कर दूँ। अभी मैंने ना अपने पास थोड़ा सा शॉर्ट नोट में लिख लिया था पेपर में, ऑब्वियसली बातें चेक कर रही थी कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आए हैं। तो शिफ्ट 1 मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। उसके बाद आप शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का ना खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। उससे एक तो क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, हैंड टू हैंड आपकी प्रैक्टिस भी साथ में, और एक क्या होगा ना, आपको एक बहुत अच्छा फेयर आइडिया मिल जाएगा क्वेश्चंस किस टाइप का आपका आएगा। एंड ये जो पेपर है होगा ना शिफ्ट 2 और 3 का, ये शिफ्ट 1 के बहुत सिमिलर होगा। सिर्फ क्वेश्चन में आपकी वैल्यू चेंज होगी, थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस होगा।
बाकी बहुत सिमिलर पेपर होगा। अगर आपके साथ में एक पेपर डिस्कस कर लूँगी तो बाकी दोनों आप बहुत आराम से अपने आप कर लेंगे। ठीक है, पहली चीज़ ये, हालांकि मैं बाद में ये भी डिस्कस करूँगी, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, अगर नहीं हो पाता है तो मैं वो भी करवाऊँगी। प्रीवियस और इस शिफ्ट का जो मैं पेपर डिस्कस करूँगी ना आपके साथ, इसमें मैं कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चंस छोड़ दूँगी। ठीक है, रीज़न इज़ दैट कि उसमें हमने कुछ नहीं पढ़ा है और सिर्फ एक न्यूमेरिकल से ना वो आप कन्फ्यूजन क्रिएट करवाने वाली और टाइम वेस्ट कराने वाली बात है, ऐसे समझ नहीं आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। एक या दो इसमें क्लास में आपकी ले लूँगी कॉम्प्लेक्स नंबर में, पॉसिबल हो पाएगा तो। ठीक है, या फिर अगर कुछ नहीं हो पाएगा तो लास्ट में सिर्फ आपके साथ इकट्ठा क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगी तीनों शिफ्ट के से मिला के। उससे क्या होगा, जब इकट्ठे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं ना तो एक जो होता है ना, एक सीरीज, एक दिमाग में एक थोड़ा सा ना एक कहते हैं रोड मैप बनता हुआ चला जाता है क्वेश्चंस का। ठीक है, और वो इजी भी रहता है। अब क्या होगा, रैंडम एक क्वेश्चन आ गया आपका, एक पेपर में करा दिया, दूसरे क्वेश्चन दूसरे पेपर में करा दिया, तो जब तक आप यहाँ पहुँचेंगे इसको भूल जाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आज छोड़ दूंगी आपका। दूसरा एक आपके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के क्वेश्चन छोड़ दूंगी। रीज़न इज़ दैट कन्वर्जेंस डाइवर्जेंट का लेक्चर आपका आज, या तो मैं आज ही आपका अपलोड कर दूंगी, उसका मटेरियल मैंने पूरा प्रिपेयर कर लिया था, और आज मैं आपका पहले यही पढ़ाने वाली थी, कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ही पढ़ाने वाली थी, लेकिन सिंस आप सब लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कह रहे थे तो मैंने कहा चलो वो भी करवाना तो है ही, वो करवा देती हूँ पहले। ये मैं छोड़ दूंगी। इसमें आपके हार्डली 2 लेक्चर लगेंगे। ठीक है, एक दिन मैं पढ़ाऊंगी सीरीज, दूसरे दिन पढ़ाऊंगी सीक्वेंस। हो सकता है ये लंबा लेक्चर हो आपका, 1 घंटे से ज़्यादा बड़ा लेक्चर हो, मगर 2 लेक्चर्स में मैं इसको कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगी, क्या करवाऊंगी ही, क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है ना, वी कैन नॉट टेक एनी रिस्क एनी मोर। तो ये 2 मैं आपके आज क्वेश्चन छोड़ूंगी, और एक न्यूमेरिकल मेथड के क्वेश्चन छोड़ूंगी। न्यूमेरिकल मेथड के लाइक अगर कुछ इजी सा क्वेश्चन होगा तो बता दूंगी, अदरवाइज तो मैं छोड़ दूंगी इसको भी। उसका रीज़न क्या है इसको भी छोड़ने का, कि ये भी आपका मैं 2 क्लासेस लेके, क्योंकि सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला वाली चीज़ें हैं इसमें भी, 2 क्लासेस लेके मैं आपका ये भी कंप्लीट करवा दूंगी, या हो सकता है इसको तो मैं एक ही क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी, 2 लगेगी भी नहीं न्यूमेरिकल मेथड के लिए। अब देखो पहले क्या होता था यार, मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाती थी, उस पर 10 क्वेश्चन कराती थी, ताकि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, उस पर 2 क्वेश्चन करवाऊंगी, बस यही हो सकता है। बट विल ट्राई टू कवर ऑल दीज थिंग्स एज फास्ट एज वी कैन डू। आज हम ये पेपर डिस्कस करते हैं। ये है आपका मैथ्स का प्रोसेस। आपका कितने दिन रह गए हैं? आज आपकी 12, मैं आपकी ना 20 तारीख के बाद से क्लास नहीं लूँगी, एक्सेप्ट कुछ छोटा मोटा कोई लेक्चर आएगा तो आएगा, कोई प्रॉपर उसके बाद नहीं लूँगी मैं। आपका 12, 13, 14, 15, 16, ये 3 शिफ्ट हो गई। 2016 की 2 शिफ्ट थी ना, 2 शिफ्ट, ये एक तो आपका पेपर आएगा, एंड साथ में आपकी फिजिक्स का भी, मतलब एक्सचेंज होकर चलता रहेगा, एक दिन फिजिक्स एक दिन मैथ्स। और शिफ्ट 1 एक बार अगर आप अच्छे से कर लोगे तो ये दोनों आप अपने आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, उसके अलावा आपका एक टॉपिक चलेगा साथ में। अभी पहले 2 दिन आपका चलेगा कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, उसके बाद 2 दिन चलेगा आपका न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है, उसके बाद फिर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर चलेगा इन डेज में, पूरा सीरीज। नॉट सारे दिन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चलेगा, 1 या 2 दिन कॉम्प्लेक्स नंबर चलेगा, फिर आपका रिवीजन, एक क्विक रिवीजन करवा दूंगी मैं। सिमिलरली आई विल ट्राई विद द फिजिक्स, इसमें आपके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगी। एंड आपके बाद इसके बाद सेमीकंडक्टर एक आपको पढ़ाना है, ये मैं पढ़ा दूंगी। इसका मैं कवर कोशिश करूँगी आपको 1 लेक्चर या फिर मैक्सिमम 2 लेक्चर में कवर करवा दूँ। एंड उसके अलावा आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में से ना आपको बहुत शॉर्टकट में पढ़ाऊँगी, फास्ट पढ़ाऊँगी, 2 या 3 लेक्चर्स लगेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला भी फिजिक्स का कवर करवा दूँगी 20 तक सब कुछ। फिर आपके पास रहेगा 21, 22, 23, 24। ठीक है, ये 4 दिन आप लोग खुद बैठ के रिवीजन करना, जितना भी कर सको। ठीक है, और एक चीज़ जो मतलब इट इज़ नॉट अ गुड थिंग एंड आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट थिंग हियर, मैं भी वो डिस्क्लोज करूँगी भी नहीं वो चीज़ क्या है, लेकिन हाँ आई विल ट्राई कि मैं 19, 20, 21, 22, 23 में आपको ना कुछ फुल पेपर के ना टेस्ट पेपर प्रोवाइड करवा दूँ। ठीक है, अब वो टेस्ट पेपर ये 100% मतलब 99.9% आप मान के चलिए ये टेस्ट पेपर आएगा आपका। हालांकि हो सकता है बहुत ज़्यादा फॉर्मेट तरीके से ना हो, बहुत अच्छा ना हो, बहुत लाइक आपके पूरे 120 क्वेश्चन ना मिले। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ फिजिक्स और मैथ्स मैंने पढ़ाया है तो फिजिक्स और मैथ्स के 60 क्वेश्चन दे दूँ, इस तरह से हो सकता है। लेकिन इन लास्ट के डेज़ में ना आपका एक फुल टेस्ट पेपर ज़रूर आएगा। ठीक है, बस अब और कुछ शौक ना दे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ये 15 दिन का हमारा अच्छे से हम फॉलो कर लेंगे। एक दिन में आपको 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे गाइस, यू हैव नो अदर ऑप्शन। ठीक है, तो अभी मैं इसको इरेज करके अपना अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। शिफ्ट 1 को डिस्कस करते हैं। तो 1 सेकेंड रुकिए।
एक सेकंड रुकिए, मैं पूरा पेपर देख लिया है मैंने, इजी है, बहुत टफ नहीं है। देखिए 2018 का शिफ्ट 1 का पेपर है ये। एक सेकंड, ये देखिए, ये 30 नवंबर 2018 का है, एटीसी का पेपर है। सुबह वाली शिफ्ट में शायद आया होगा ये, सुबह वाली, हाँ ऑब्वियसली बात है, शिफ्ट 1 है। तो अब मैं इसमें आपको लेके चलती हूँ अपने क्वेश्चंस की तरफ। एक सेकंड, एक सेकंड दीजिए गाइस, ये पीडीएफ ओपन होने में टाइम लग रहा है। मैं वीडियो पॉज करती हूँ, पीडीएफ ओपन हो जाएगी तब ऑन करूँगी, ठीक है। आई डोंट वांट कि आपका बिल्कुल एक सेकंड भी वेस्ट हो, ठीक है। चलिए गाइस, तो अभी इसको फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है फिजिक्स का, उसे हम फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि वो हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स की क्लास में। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो हमारा मैथ्स का क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए, ये आपका है कंसीडर द बिलो डेटा। ये आपको एक डेटा दिया हुआ है और आपको इसमें एक ये इसकी वैल्यू निकालनी है बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, ठीक है। अब ट्रेपेजॉइडल रूल क्या होता है और ये क्या चीज़ है क्या नहीं है, देखो ये है हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल मेथड का क्वेश्चन। मैं इसको आपको ना यहाँ डिस्कस करती हूँ, थोड़ा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखो, हमारा जो न्यूमेरिकल मेथड होता है ना, उसमें हमारे बहुत से रूल्स होते हैं। ये आपका सॉल्यूशन निकालने के ना 2 रूल्स हैं बेसिकली, जो आप पढ़ोगे न्यूमेरिकल मेथड में। मैं आपको पढ़ाऊंगी कौन कौन से। एक है ट्रेपेजॉइडल मेथड, और एक है सिम्पसन मेथड, ठीक है। इन दोनों के लिए फॉर्मूला होते हैं आपके कैलकुलेट करने के लिए। ये इतना अभी तो मिल रहा था। अब क्या फॉर्मूले होते हैं, कैसे करते हैं ना, वो मैं आपको बताती हूँ। 1 मिनट रुकिए, बस ये चल जाए। अब मैं इसमें यहाँ पे वैल्यू लिख देती हूँ। पहले आपका x कितना था, 0 1 2, एंड fx कितना था आपका 4 3 12, ठीक है गाइस। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपकी जो ऊपर x वाली वैल्यूज़ है ना, इनको आप नंबरिंग ऐसे कर दो, x0 x1 x2, एंड नीचे वालों को y0 y1 y2, ठीक है। अब अगर आपसे ट्रेपेजॉइडल मेथड से निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है, तो इसके लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या होता है आपका h/2, ठीक है, h/2। यहाँ पर आप 0 a to b fx dx, अगर इस तरह से आपका लिखा है तो इसमें आ जाएगा आपका h/2, फिर ब्रैकेट में y0 प्लस yn प्लस ट्वाइस ऑफ, ये ब्रैकेट में आ जाएगा। अब y0 yn यहाँ पर आ गया, जो बचे बाकी के टर्म्स यहाँ पर y1 y2 y3 कब तक, कहाँ तक आएंगे, yn-1 तक, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको याद रख लीजिए, ठीक है। मैं इस चीज़ को क्यों पढ़ा रही हूँ यहाँ पर, इस फॉर्मूले को, क्योंकि बाकी के और भी मेथड है, लाइक आपका बाइसेक्शन मेथड है, आपका बहुत से मेथड्स आते हैं, गॉस मेथड आता है, बहुत सारे आते हैं, वो हम अभी न्यूमेरिकल मेथड की एक क्लास लेके पढ़ा दूँगी। ये आप यहाँ देख लीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला आपको आगे समझ में। अब यहाँ पर h क्या होता है, देखिए h होता है आपका, ये जो x होता है ना, h हम यहाँ से निकालते हैं। आपका जो बाद वाली वैल्यू है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो शुरू वाली वैल्यू है, तो x1 माइनस x0। अब अगर आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपका h कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 कितना आ गया 1, y0 yn और ये सब आपको पता ही है। अब आप यहाँ पे वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आपको, एक सेकंड में क्वेश्चन में देखती हूँ क्या फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है 0 से लेके 2 तक fx dx इक्वल्स टू h कितना आ गया 1/2, ब्रैकेट में आप लिखेंगे y0 4 प्लस yn कौन सा होता है आपका, जो लास्ट वाला टर्म होता है वो होता है yn, 4 प्लस 12 प्लस ट्वाइस ऑफ y1 कितना आएगा 3 प्लस, अब आपका y2 y3 और तो कुछ दे नहीं रखा है, तो यहाँ आपका सिर्फ y3 पर आप छोड़ देंगे। अब इसको आगे आप सॉल्व करेंगे 1/2 16 प्लस 6, अब इसको अगर आप कट कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 3, 8 और 3 11, तो 11 आंसर है क्या इसका। वो तो इतना हैंग करता है ना, लेकिन मैं सेकंड क्लास, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस थिंग यार, लेकिन ना अब क्या करूँ, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा मेरे पास फिलहाल पढ़ाने के लिए। ये इतना हैंग कर रहा है, फिर भी मुझे इसी से ही पढ़ाना पड़ रहा है।
एंड प्रोसेस करूँगी ना पूरा बंद हो जाएगा। डोंट नो गाइस रिकॉर्डिंग चल रही है या नहीं चल रही है। गाइस आई डोंट नो बीच में जो था वो रिकॉर्ड हुआ था या नहीं हुआ था, कितना हुआ था क्या नहीं हुआ था, आई रियली डोंट नो। लेकिन आपका यहाँ तक तो आई गेस चला ही था हमारा, ये कैलकुलेट किया था और आंसर आपको 11 आ गया था। एंड अगर आप ऑप्शन से भी चेक करेंगे तो योर आंसर इज़ 11। ठीक है, अब देखिए गाइस, अगर आप शिफ्ट 3 का पेपर देखेंगे, लाइक मैंने शिफ्ट 3 का पेपर चेक किया था इसके बाद थोड़ा सा एक क्लियर आइडिया लेने के लिए। तो शिफ्ट 3 में क्या हुआ था, वो ये वही वाला मेल। अच्छा गाइस, इसके साथ भी एक स्टोरी है ये वाला। आप में से लोगों ने कमेंट किया कि मैम अब तो एडमिट कार्ड भी आ गया, आप ये वाली न्यूज़ अब दे रहे हो। एक्चुअली थिंग इज़ दैट कि मेरे पास जब जो न्यूज़ आएगी मैं तभी दूंगी ना। एंड एडमिट कार्ड वाली न्यूज़ मुझे बहुत पहले मिल चुकी थी, उसका वो जो लिंक था ना मेरे पास काफ़ी पहले आपके पास पोस्ट कर रही थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ये वाला मेल मुझे किसी स्टूडेंट ने भेजा था। और अब जब ये मेल भेजा था ना तो उसमें ये वाले चांसेस हो गए थे कि शायद एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अगर अपनी गलती के बारे में पता चल गया है कि उनसे उनके एंड पे से चीज़ लीक हो गई है, तो हो सकता है वो अपनी डेट वगैरह चेंज कर दें। जस्ट अपने भैया इज्जत बचाने के लिए इंसान चेंज कर देता है डेट कि भाई ठीक है हमारे यहाँ से कुछ लीक नहीं हुआ, इस बात को प्रूव करने के लिए वो अपनी डेट चेंज कर सकते थे। तो बस मैं उसी बेनिफिट ऑफ डाउट की वजह से इस लिंक वाली न्यूज़ को आपके साथ शेयर नहीं कर रही थी, इस मेल वाली न्यूज़ को नहीं लाई थी, थोड़ा सा लेट लाई। एंड देन फिर ये लिंक मेरे पास इसी जब आने के बाद भी मैंने इसीलिए शेयर नहीं किया। और दूसरा एक रीज़न ये था, मुझे वही डाउट था कि अगर हो सकता है ये लिंक भी आपका फेक हुआ, क्योंकि मेरे पास किसी की आईडी पासवर्ड तो नहीं था ना। अब आईडी पासवर्ड नहीं था तो मैं चेक भी नहीं कर सकती थी कि लिंक जेन्युइन है या किसी ने फेक जनरेट कर दिया है, क्योंकि पेज बनाना इज़ नो बिग डील। जो आईटी वाले बंदे होते हैं ना बहुत आसानी से बना लेते हैं ऐसे पेजेस को। तो बस इसीलिए मैं इस लिंक को शेयर नहीं कर रही थी। और जब मुझे जिन्होंने मेल भेजा था उन्होंने उनसे ही फिर मैंने बात करी, रिक्वेस्ट करी, तो खैर उन्होंने अपना आईडी पासवर्ड मुझे बता दिया। और फिर जब मैंने लिंक पे डाल के चेक करा तो वो वर्क कर रहा था। उसके बाद ही फिर मैंने आपके साथ वो लिंक जो है शेयर किया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले से शेयर कर देती ना गाइज, और बाई चांस वो फेक होता तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती। खैर मैं अभी आपको बता रही थी कि अगर हम शिफ्ट 1 का पेपर देखेंगे ना तो शिफ्ट 1 में सिमिलर क्वेश्चन आया है। उसमें आपकी वैल्यूज़ कुछ इस तरह से दी हुई है। एक्स दिया हुआ है 0 1 2 3 4 एंड एफ एक्स आपको दिया हुआ है 5 2 1 3 7। ठीक है, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब आप चाहें तो इसको खुद सॉल्व करके देख लीजिएगा, वरना मैं जब शिफ्ट 3 कराऊंगी ना तब मैं इसको कराऊंगी सॉल्व। ठीक है, अभी हम इसको इरेज करते हैं, लेकिन एज यूजुअल हमारा ये हैंग कर चुका है तो हम पहले वीडियो पॉज करेंगे और 10 मिनट वेट करेंगे, फिर हम इसको चलाएंगे। हाँ, आप ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा गया है इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, एंड आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है। यार ये क्यों, ओके, ये आपको क्या गिवन है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस। मैं इसको छोटा करूँगी ना तब ये ठीक चलेगा, बड़ा में चलेगा नहीं। आपको गिवन है साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब देखिए साइमल्टेनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं, अगर आपको पता हो तो इनको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशंस। ये आपका जो लीनियर अलजेब्रा वाला टॉपिक है ना उसमें ये कवर होता है। इसमें से भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकेगा तो करवा दूंगी एक शॉर्ट वीडियो में, शॉर्टकट में, ताकि एक बस आपके पास ब्रीफ आइडिया रहे। अब इसमें आपको ये दोनों इक्वेशंस गिवन है और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन है तो आपकी लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन की जो कंडीशन होती है वो कंडीशन क्या होती है। तो ये तो चलेगा नहीं, बोल हमारा हम ये पढ़ते हैं। देखिए अगर आप जब बात करते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन की तो हमारी आप इक्वेशन देखिए पहले, लीनियर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, a1x प्लस b1x इक्वल्स टू c।
a2x प्लस b2x इक्वल्स टू c2 या c1। ये होती है हमारी लीनियर इक्वेशन। अब इसमें अगर आपका a1 बाई a2 इक्वल्स टू है b1 बाई b2 इक्वल है अगर आपका c1 बाई c2, ठीक है। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो हमारा कैसा है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब अगर हम यहाँ पे इसके हिसाब से वैल्यू पुट करते हैं, इनसे कंपेयर करके अगर हम इक्वेशंस को देखते हैं तो हमारी a1 कितनी आ जाएगी 2, ठीक है, एंड हमारा a2 कितना आ जाएगा 4 इक्वल्स टू b1 कितना आएगा 3, b2 कितना आएगा 6 इक्वल्स टू c1 कितना आएगा 1, c2 कितना आएगा लैम्डा। अब सिंस हमारी ये सब आपस में इक्वल है तो या तो हम इन दोनों को ले सकते हैं या इन दोनों को ले लें, या मतलब सॉरी इसको तो क्यों ही लेंगे जब लैम्डा नहीं यहाँ पर नहीं है, लैम्डा हमारे यहाँ है। इसको कंपेयर कर ले, लेकिन हम इसको कंपेयर करते हैं फिलहाल, ठीक है। इसको तो जब आप अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे आपस में तो क्या आएगा आपका, देखिए कहाँ पे हो कर्सर, देखो यार अब ये क्या मुसीबत है। उसमें कुछ नहीं, देखो 3/6 लिखा हुआ था आपका इक्वल्स टू 1 बाय लैम्डा हो गया है। अब अगर आप उसको उधर करोगे शिफ्ट तो आपका लैम्डा ऊपर चला जाएगा और 3/6 नीचे आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लो तो आपका कितना आ जाएगा 3 इक्वल्स टू 6/3, लैम्डा इक्वल्स टू 6/3, और उसको जब आप कट कर दोगे तो आपका 2 आ जाएगा। तो आपका फाइनली लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, लैम्डा इक्वल्स टू 6/3 एंड देन आपका लैम्डा इक्वल्स टू 2। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब अगर आप शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 का पेपर देखोगे ना तो उसमें क्या पूछा गया है, लाइक मैंने शिफ्ट 3 का पेपर देखा था, शायद यहाँ खुला हुआ भी दिख रहा होगा आपको। शिफ्ट 3 वाला पेपर मैंने ओपन किया था तो उसमें आपसे पूछा गया था यूनिक सोल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन, लेकिन वो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है शायद, तो वो मैं शिफ्ट 3 में ही करवाऊंगी। और हो सकता है शिफ्ट 2 में आपसे फाइनाइट सोल्यूशन के बारे में पूछा, सॉरी फाइनाइट नो सोल्यूशन के बारे में या कुछ और क्वेश्चन पूछा गया हो, वो पेपर देख के पता चलेगा। आप लोग ट्राई करना अगर हो पाए, अगर नहीं होता है तो फिर मैं बता दूँगी। बाकी ये अपना उसका क्वेश्चन है फिजिक्स का, ये मैं आपको जो 42 क्वेश्चंस की शीट दी थी जिसके सोल्यूशन मैं नहीं प्रोवाइड करवा पाई, उसमें ये सब क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, अगर आपने ट्राई किए होंगे तो। चलिए खैर, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन तो अभी हमने 2-3 दिन पहले पढ़ा था। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी ये 2 डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इनमें से आपकी कौन सी इक्वेशन एग्जैक्ट है या कौन सी इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, एग्जैक्ट अगर आपकी इक्वेशन इस तरह से दी है mdx प्लस ndy की फॉर्म में इक्वल्स टू 0 या mdx माइनस ndy की फॉर्म में इक्वल्स टू 0, तो वहाँ पर हम इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है वो हम फाइंड करते हैं। अब सिंस हमें तो यहाँ क्वेश्चन में ही पूछ लिया गया कि एग्जैक्ट है या नहीं है, तो इसलिए इसमें तो हमें ज़्यादा इकड़म तिकड़म लगाना ही नहीं है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक सेकंड रुकिएगा, इसको शायद क्लोज करके देखती हूँ, थोड़ा शायद चल जाए। देखिए अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपकी ये सिचुएशन होती है तो इसमें अगर आप डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेल एम विद रिस्पेक्ट टू डेल वाई करेंगे, ये अगर आपका इक्वल आता है डेल एन बाय डेल एक्स के, ठीक है। अगर आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कि वो हमारी एग्जैक्ट इक्वेशन है ना। तो अगर अब हम इस इक्वेशंस को उठाकर देखते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं ई वाई, ये हमारा देखिए डी एक्स के साथ जो टर्म है ये हमारा एम हो जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे डेल एम की जगह डिवाइडेड बाय डेल वाई इक्वल्स टू हमारा किसके साथ आना चाहिए, इसके साथ। तो अगर हम इसको पुट करेंगे डेल एम की जगह, ये हमारा एम हो गया ना, एक्स ई वाई प्लस 2y डिवाइडेड बाय डेल एम को किसके साथ डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स के साथ, डिवाइडेड बाय डेल एक्स। अब क्या होता है ना गाइस, अब सिंस हमने ये पढ़ लिया है, देखो यार अच्छा हुआ हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया। पता है आप लोग देखोगे पेपर में फील करोगे दैट यू आर ऑन वेरी गुड साइड इंस्टीट्यूट ऑफ वो बच्चे जिन्होंने सिर्फ अभी मैट्रिक्स या वो सब पढ़ रहे होंगे ना, उनसे आप बहुत प्रिविलेज साइड पर हो अगर आपने प्रैक्टिस करी है और ढंग से पढ़ा है तो। अब बच्चे क्या होते हैं ना, इस कंडीशन में आके बच्चों को लगता है कि ये तो इतना, देखो ये देखने में ऐसा लग रहा है कि ये आपस में इक्वल नहीं होगा, तो बच्चे इसको नॉन एग्जैक्ट लगा कर आते हैं और ये कोई इक्वल होगा। अभी गलती भी बताऊंगी और क्या क्या करके आते हैं, ठीक है। तो अभी सिंस हमारा ये वाला है, हम इसको अभी डिफ्रेंशिएट करके देखते हैं। चलिए पहले अब आप अगर इसको डिफ्रेंशिएट करोगे वाई की रिस्पेक्ट में तो आपका ई वाई आ जाएगा,
इक्वल्स टू, अगर आप यहाँ डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर आप क्या देखोगे, x जो है आपका, x के रिस्पेक्ट में जब आपने करा तो आपका x वाला टर्म आपने देखा, यहाँ पर आपने जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये ई वाई आ जाएगा, x तो आपका 1 हो जाएगा x का, क्योंकि अब यहाँ पर 2y के साथ कोई y का टर्म नहीं है तो ये वाला आपका +0 हो जाएगा। अब इसको आपने क्या देखा, आपका ई वाई इक्वल्स टू ई वाई आ गया, आपस में इक्वल हो गए। अब ये इक्वल हो गई तो आपकी इक्वेशन जो 1 हो गई ये तो आपकी हो गई एग्जैक्ट, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 के लिए देखेंगे। अब बच्चे इस क्वेश्चन में स्पेशली क्या गलती करके आए थे, इसको उन्होंने यहाँ पर m मान लिया था और इसको उन्होंने n मान लिया था। यही होता है ना फॉर्मेट जो मैंने आपको पढ़ाया है, देखो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। लेकिन भाई क्वेश्चन में क्या है, जो डी एक्स के साथ टर्म है उसको हमने m लिया है, तो डी एक्स के साथ ये वाला टर्म है तो इसे हम m लेंगे, और जो डी वाई के साथ टर्म है उसको हमने n लिया है। ये थोड़ी ना होता है कि अगर इसको मैंने इधर लिख दिया और इसको मैंने इस तरफ लिख दिया तो हमारी इक्वेशन ही हम मेथड बदल देंगे, कुछ भी लगा देंगे, नहीं। डी वाई के साथ जो टर्म है उसको हम n लेंगे, m नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम रखते हैं डेल m बाय डेल वाई इक्वल्स टू, हमारा डेल m बाय डेल x आता है या नहीं ये हम कैलकुलेट करेंगे। पहले हम डेल m बाय डेल x को करेंगे तो 2y² बाय डेल y, इसको जब आपने किया तो आपका आ गया कितना 4y। अब आपने डेल n बाय डेल x को किया तो आपका डेल x बाय x ही है ना, हाँ डेल x बाय x, तो ये कितना आ गया 1 आपका। तो आपका ये 4y नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो आपकी ये वाली एग्जैक्ट इक्वेशन नहीं है, ठीक है। ये तो आप में से कई लोगों ने कर ही लिया होगा, मैंने इतनी अच्छे से पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मैं डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग अगर कोई भूल गया है तो उसको समझ में आ जाए। पहले तो ये आपको कंडीशन पता होनी चाहिए क्या कंडीशन होती है, और उसके बाद अगर आपको डिफ्रेंशिएशन आता है तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव फ्रॉम द इक्वेशन दिस। अच्छा, आपको एक इक्वेशन दी है और आपसे इससे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। मैंने आपको क्या बताया था, आपको अगर सॉल्यूशन गिवन होता है और आपसे को उससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना होता है तो आप डिफरेंशिएट करते हैं, और रिवर्स के लिए आप क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे। लेकिन इंटीग्रेशन से पहले बीच में आपको कुछ चेंजेस करने पड़ते थे, जिसके लिए हमने वेरिएबल सेपरेबल मेथड, होमोजीनियस मेथड और एग्जैक्ट इक्वेशन मेथड, लीनियर वेरिएबल मेथड, बहुत कुछ सारे मेथड्स पढ़े थे। लेकिन अभी हमारा ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें सॉल्यूशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो अगर हमें सॉल्यूशन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो इसमें हम सिंपली सा क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले अगर हम डेल z को डेल x की रिस्पेक्ट में करते हैं तो हमारा a e b y तो एज इट इज़ आ जाएगा। साइन बी एक्स हमारा कितना आएगा, साइन बी एक्स हमारा, साइन का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, कॉस बी एक्स इंटू बी। बताया था ना मैंने, डिफरेंशिएशन में ये टर्म बाहर आ जाता है और इंटीग्रेशन में अगर सेम ऐसी चीज़ रहती है तो ये नीचे आ जाता है, याद होगा। अच्छा गाइस, एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, पार्शियल डिफरेंशिएशन का अगर आपका क्वेश्चन आता है ना तो आप क्वेश्चन में चेक कर लीजिए आपको ऑप्शंस में क्या क्या गिवन है। लाइक डेल z बाय डेल एक्स गिवन है, डेल z बाय डेल वाई गिवन है, और इसके अलावा देखिए आपको स्क्वायर वाला टर्म भी गिवन है, और हो सकता था आपको ये डेल z डेल एक्स डेल वाई ये टर्म भी गिवन होता। तो आपको क्वेश्चन में जो जो टर्म्स गिवन होते हैं ना आप उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं, अब वो जो है टर्म्स को कैलकुलेट करते हैं। तो खैर हमने डेल z बाय डेल एक्स कैलकुलेट कर दिया, लेकिन हमें स्क्वायर वाला टर्म भी गिवन है, तो इंस्टेड हम बाद में दिमाग खपाएं, हम पहले करके ख़त्म करते हैं इसको। इक्वल्स टू ई बी वाई, और कॉस का जब आपने डिफरेंशिएशन किया तो कितना आता है, माइनस साइन डी एक्स, और ये बी आपका अगेन बाहर आएगा तो बी इंटू ये वाला भी पहले से था, फाइनली आपका क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं डेल z को डेल y के रिस्पेक्ट में। डेल z को जब डेल y के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट करा, देखिए a, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो e की पावर y है ना, तो मतलब यहाँ पर भी आपका y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा। तो y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो आपका क्या होगा, b बाहर आ जाएगा और e की पावर बी वाई यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन सेम होता है। और अब सिंस यहाँ पर हमारा x का टर्म था तो यहाँ पर हमारा कुछ डिफरेंशिएशन y की वजह से नहीं होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब सिंस हमें स्क्वायर वाला टर्म भी चाहिए तो अब हम इसका डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। इसको करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी, ठीक है। अगेन अब आपका ये वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा, इसका आपका फिर बी बाहर आ जाएगा यहाँ पर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा ई बी वाई, एंड साइन एक्स आपका एज इट इज साइन एक्स रहेगा,
ठीक है, आपका ये टर्म आ गया। साइन एक्स नहीं, सॉरी साइन बी एक्स है ना, साइन बी एक्स। ठीक है, अब आप इसको जो आपकी इक्वेशन गिवन है आप उसमें पुट करके रखने की कोशिश कीजिए। देखिए डेल जेड बाई डेल एक्स को अगर आप इस तरह से रखते हैं, डेल जेड बाई डेल जेड का होल एक्स का स्क्वायर करके, तो थोड़ा क्या होता है आपको ऑप्शन देख के भी आइडिया लग जाता है कि ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। लाइक आप यहाँ पर देखिए ये वाला और ये वाला आपको ऑलमोस्ट बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, एक्सेप्ट इसमें माइनस का साइन है, इसमें माइनस का साइन नहीं है। तो अगर हम इसको ऑप्शन नंबर थर्ड में पुट करते हैं, ऑप्शन नंबर थर्ड में अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, ए बी स्क्वायर, पहले डेल जेड बाई डेल एक्स की है ना, तो ए ई बी बाई माइनस का साइन एक्स है, माइनस का साइन बाहर ले आइए, साइन एक्स बी स्क्वायर। इसको आप किसके प्लस का साइन है बीच में, प्लस का साइन लगाइए। अब आप डेल स्क्वायर जेड बाई डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी स्क्वायर ई बी वाई साइन बी एक्स, ये पुट कर दिया आपने। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो देखिए ये टर्म प्लस का और ये टर्म माइनस का और दोनों सिमिलर है, आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0। तो आपका आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आपका शिफ्ट नंबर थर्ड में भी है। अब मैं दिखाऊंगी ना अगर तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और आपका हमें अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है फिलहाल हमें, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब जब हम शिफ्ट थर्ड सॉल्व करेंगे ही तो फिर क्या ज़रूरत है उसमें अभी से टाइम वेस्ट करने की। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अब ये वाले क्वेश्चन में ना गाइस, पता नहीं मैंने आपको ये वाले फॉर्मूला मुझे खुद याद नहीं है इंटीग्रेशन में लिखवाए थे या नहीं लिखवाए थे। 1 में ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस तरह के जो टर्म बनते हैं। अब सिंस ये वाला तो मुझे याद है मैंने लिखवाया था वहाँ पे cos x sin x, इस वाली कंडीशन में tan x आता था। लेकिन अगर आपका ई एक्स माइनस ए स्क्वायर इस तरह का टर्म गिवन होता था तो आपका क्या बनता था वहाँ पे, तो डायरेक्टली वो लॉग के साथ टर्म आपका आ जाता था और ऊपर आता था आपका ई एक्स माइनस है और नीचे आता था ई एक्स प्लस है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद होता पता होता तो आप बहुत डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते थे, बट सिंस अभी फॉर्मूला की तो देखो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं एक बार आपको इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देती हूँ और उसके बाद में आपको ना फॉर्मूला प्रोवाइड करवा दूँगी कहीं से ढूंढ के सारी ये वाली लिस्ट इन वाले फॉर्मूलाज की। एंड हाँ यार एक चीज़ और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बोलनी थी, मैं अभी जब पेपर एनालिसिस कर रही थी, हालांकि पता पहले भी था इसलिए मैं हमेशा आपको सारे आड़े तिरछे फॉर्मूले जितने भी होते थे ना शॉर्टकट वाले वो सब प्रोवाइड करवाए हैं मैंने इंटीग्रेशन में काफ़ी सारे। लेकिन आप उन फॉर्मूलाज को ना इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूलाज को गाइज उनको ना मेमोराइज कर लो, जो एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज मैंने आपको करवाए थे बहुत सारे रैंडम से। बाकी मैं एक लिस्ट दोबारा भी प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी, पॉसिबल हो पाया तो, इसकी मैं गारंटी नहीं दे रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। अपने नोट्स में से कंपाइल कीजिए, एक जगह लिखिए और उनको याद कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है फॉर्मूला से। लाइक एक आपका शिफ्ट थर्ड का क्वेश्चन है जिसमें 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स ये पूछा गया है आपसे, ये आपका क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका 0 होगा अगर आपका एफ 2a माइनस एक्स इक्वल्स टू आपका एफ एक्स आ जाता है, एफ माइनस एक्स आ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका मतलब फॉर्मूला मैंने इस तरह के शायद आपको लिखवाए हैं, बहुत सारे इंटीग्रेशन के लिखवाए थे, अगर नहीं लिखवाए होंगे तो मैं दोबारा देख लूँगी क्या नहीं लिखवाया है, प्रोवाइड करवा दूँगी। खैर फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देखिए, इंटीग्रेशन e की पावर x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर x और इसका स्क्वायर, क्योंकि हमें क्या लाना है, हमें सॉरी इधर भी स्क्वायर का टर्म लाना है, जैसे एक्स स्क्वायर होता है तो एक्स की जगह हमने ई एक्स लिख दिया है यहाँ पे, -4 है। इस 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, तो हमारा ये वाला टर्म बन गया। इसी तरह का जो हमारा फॉर्मूला लगता है। बाकी अगर आप चाहो तो इसको आप इस तरीके से भी जा सकते हो, ई की पावर एक्स को आप टी मान लो, तो अब आप इसको करोगे ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। अब आप यहाँ पे पुट करेंगे अगर तो यू विल गेट डी टी अपॉन में, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब तो आपका ये नॉर्मल जो दूसरे फॉर्मूला थे नॉर्मल वाले उनकी तरह भी आप कर सकते हो। इसमें क्या होता है 1/2a, इस वाला जो यहाँ पर होता है ना इसको a बोलते हैं, log t माइनस 2 t प्लस 2। मैंने आपको 12th क्लास की एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहा था प्रैक्टिस के लिए, अगर आपने वो सॉल्व करी होगी ना तो आपने 100% ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। 12th क्लास की एनसीईआरटी में मुझे याद है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के फॉर्मूले दिए हुए हैं। तो अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक ही जगह 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/4 log
EX -2 अपॉन में EX + 2। सेम इस तरह का क्वेश्चन आपका शिफ्ट थर्ड में भी दिया हुआ है, सेम ऐसे ही है वो भी। उसमें मतलब उसमें शायद EX नहीं है, उसमें X का टर्म है। देखो आप लोग को लग रहा होगा मैम X का टर्म है तो इजी क्वेश्चन हो गया वो, तो देखो यार कुछ क्वेश्चन इसमें इजी है, कुछ क्वेश्चन उसमें इजी है, जैसे मैं दिखाऊंगी अभी आपको उस तरह के क्वेश्चन बताएंगे। Okay, now we have this question. The general solution of partial differential equation of this is okay. देखिए इसमें आपको बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, हमने पढ़ लिया डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस के मैंने आपको बहुत सारे रूल्स और मेथड्स पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए? रूल्स एंड मेथड्स मैंने आपको कुछ पढ़ाए हैं। अब अगर आप इस क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो गाइस देखिए ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, आई एडमिट, क्योंकि शायद रह गया होगा ये वाला इतनी सारी चीज़ें पढ़ाने में। मैंने बोला था ना लास्ट में 2-3 चीज़ें रह गई हैं, जिसमें आपका एक कॉचीज़ इंटीग्रल मेथड होता था वो आपका रह गया है, एंड आपका ये वाला मेथड रह गया है। अब इसमें अगर आप देखेंगे ना, चल जा भाई 1 सेकेंड रुकना गाइस। इस तरह से फॉर्मेट दिया हुआ होता है ना क्वेश्चन का, आपको इस फॉर्म में दिया हुआ होता है कि लाइक आपका dz/dx लिखा है या dz/dy लिखा है यहाँ पर, मतलब आपका एक थर्ड वेरिएबल है कोई और इसके साथ आपको अलग अलग वेरिएबल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें आपका यहाँ पर भी कुछ एक अलग टर्म दिया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम जो लगाते हैं वो लगाते हैं हम लैग्रांजेस थ्योरम, ठीक है, लैग्रांजेस थ्योरम। अब ये लैग्रांजेस थ्योरम जो आती है गाइस, इसमें देखिए आपको कुछ नहीं करना होता है। इस थ्योरम के लिए ना आपको दो चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी पड़ती हैं। इसका जो सॉल्यूशन निकल कर आता है ना लैग्रांजेस थ्योरम का, बेसिकली इसमें आपको देखिए ऐसे देखिए ∂z/∂x डिवाइडेड बाय आपका जो भी यहाँ पे टर्म दिया होता है इसको डिवाइड में ला के रख देते हैं। हमारा ये टर्म यहाँ दिया हुआ है, हम इसको इसके डिवाइड में रख देंगे। क्या रखेंगे हम? x² + z। ये इसको सॉल्व करने का तरीका है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। = हम यहाँ पर लगाएंगे साथ में, और अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? ∂z/∂y डिवाइडेड बाय y(x² + z), ठीक है, = आपका यहाँ पर सिर्फ z का टर्म दिया हुआ है तो आपका ∂z डिवाइडेड बाय क्या दिया हुआ है? x²। अच्छा गाइस, हाँ एक चीज़ और इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप इसको ऐसे रखेंगे ना तो ये जो ∂z है ना इसको हटा देंगे, इसे रिमूव कर दीजिए, ठीक है, इसकी नीड नहीं है, इसको आप रिमूव कर दीजिए ताकि आपको थोड़ा और आसानी से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएँ। एंड इसको आप यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पर ये ∂z ऐड ऑन हो जाएगा, तो ये आपका ∂z x² - y² z। ये इसको लिखने का तरीका है कि आप इसका सिर्फ नीचे वाला टर्म लीजिए और इसको न्यूमरेटर में रखिए, और जो साइड वाला टर्म है इसके उसको आप ला के डिनोमिनेटर में रख दीजिए। ऐसे रख देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करके हमें कांस्टेंट 1 और कांस्टेंट 2 फाइंड करना होगा, और ये जो आपके कांस्टेंट 1 और कांस्टेंट 2 होंगे यही आंसर होंगे। यहाँ पर ये जो आपको कांस्टेंट ये आया है सॉल्व होकर, ये C1 है, और ये वाला जो सॉल्व होकर आया है ये C2 है। अब सवाल होता है हम C1 और C2 को सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए C1 और C2 को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमारे ये जो ∂x होता है और ये जो एक टर्म होता है x, इसको इसके साथ रख देते हैं, और बाकी का जितना भी डिनोमिनेटर में रख देते हैं। अब देखिए ऐसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना आपका, क्योंकि अगर आप इसको दोबारा से लिखना चाहेंगे तो आपको अल्टीमेटली x डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ लिखने का तरीका बदल दिया, चीज़ तो वही है। सिमिलरली यहाँ पर भी आप ∂y/y लिख देंगे, और यहाँ पर आपका x² + z। अब = आपका ∂z डिवाइडेड बाय z, यहाँ ऊपर ही आ जाएगा, और यहाँ पर x² - y² ये चीज़ आ जाएगी। गाइस मैं कोशिश कर रही हूँ ना बोर्ड ओपन हो जाए कैनवास, क्योंकि उसमें स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा लिखने के लिए। ऐसे अब बड़े क्वेश्चन है ना तो आपको वहाँ पे ज़्यादा स्पेस चाहिए। अब फिश के ओपन हो जाए। खैर अब हम क्या करते हैं, यहाँ तक लिखने के बाद अब हम इन टर्म्स को क्या करते हैं,
अब इन टर्म्स को जब आप आपस में ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या कंडीशन बन जाती है, आप चाहें तो ऐड कर कर देख लीजिएगा। ये वाले जो टर्म्स होंगे ना आपस में, ये वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, ये जो नीचे वाले टर्म्स होंगे। यहाँ पे माइनस का साइन लिया ना, ये रहा माइनस का साइन, ये वाला ये लगाना भूल गई थी मैं। माइनस का साइन लगा देना है, ठीक है, उसको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उसी माइनस के साइन की वजह से अब ये सारे जो नीचे वाले टर्म्स हैं ये आपस में कट के कैंसिल आउट हो जाएंगे। एंड फाइनली आपका जो बनेगा वो डेल एक्स बाई एक्स डिवाइड बाई ज़ीरो प्लस पूरा प्लस डेल बाय बाय आगे कैनवास स्टार्ट हो जाएगा। एक 2 मिनट का वेट कीजिएगा, इस मैं पॉज कर देती हूँ वीडियो। कैनवास स्टार्ट हो जाएगा ना, वहाँ पढ़ाऊँगी, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, मैं समझा नहीं पा रही सही से। मुझे आपको बताती हूँ क्या लिखना है। हमारा वहाँ पे क्या था, डिवाइडेड बाय एक्स डिवाइडेड बाय हमारा जो टर्म था डेल वाई डिवाइडेड बाय माइनस वाई, जो टर्म था मैं भूल गई क्या था, अभी देख के लिख दूँगी। डेल जेड बाई जेड डिवाइडेड बाय हमारा टर्म है वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड, वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस जेड। अच्छा नहीं, ये वाई तो ऊपर चला गया था ना हमारा, सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो दिस इज़ द टर्म जो हमारा लास्ट में रह गया था। अब मैंने आपको क्या बताया कि हम इनको आपस में ऐड करके लिख देंगे और इनको आपस में ऐड करके लिख देंगे। तो इनको अगर हमने ऐड किया तो हमारा आ गया डेल एक्स बाई एक्स प्लस डेल वाई बाई वाई। गाइस देखो ये एक मेथड है, अगर इस तरह का आपकी इक्वेशन आती है तो आपको यही मेथड लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को 3-4 बार रिवाइज कर लेना और शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 में इस तरह का क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व कर लेना। आपका ये मेथड पक्का हो जाएगा, आने के चांसेस हैं, मेथड रट लेना, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपका क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड, इनको भी आपस में प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर में रख देंगे। एलसीएम लेने वाला चक्कर नहीं है, ठीक है, अलग अलग करके रखना है। यहाँ माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जेड, यहाँ पर आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब आप देखेंगे सारे टर्म आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और लास्ट में रह जाएगा जीरो। इस जीरो को आप ऊपर ला के लिख सकते हैं। तो आपका बेसिकली क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये इक्वल्स टू में जीरो आ जाएगा और ये नीचे वाला टर्म हट जाएगा। अब जब आपका ये वाला टर्म आ गया, अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए मतलब सॉरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारा ये वाली कंडीशन आ गई, अब हम इसका इंटीग्रेट करेंगे इनको। अब जब हमने इनका इंटीग्रेशन किया तो हमें क्या मिल जाएगा, log x प्लस log y प्लस log c मतलब log z। और जब हमारे सब log log में होते हैं तो हमारा कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीप्लाई में लिख रही हूँ क्योंकि आपकी क्वेश्चन की डिमांड है, ठीक है। आपके ऑप्शंस इसी फॉर्म में दिए हैं, इससे इसको कैंसिल कर दोगे, आपका आ जाएगा एक्स वाई जेड इक्वल्स टू C1 निकाल लेते हैं ना, C1। ये पूरा C1 निकालने का मेथड था, लेंथी है लेकिन हाँ इस तरह के 2-4 क्वेश्चन फंसते हैं। अब अगर आप ऑप्शंस के हिसाब से चलेंगे तो देखो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर जो 1 है ना, अगर हम देखेंगे तो हमारा ये ऐसे ही करेक्ट हो गया। एंड ट्रस्ट में एग्जाम में आपका ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा, आप C1 या C2 में से कोई एक निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन सिंस अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं आपको C2 भी निकाल के दिखाऊंगी कि हम C2 कैसे फाइंड करेंगे। देखिए C2 के लिए हमें क्या करना होगा। C2 के लिए अगेन हमें वही इक्वेशन जो हमने लिखी थी डिनोमिनेटर में लाके उस तरह से हम पूरी इक्वेशन को लिख देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा x वाला टर्म था उसके साथ हम ऊपर नीचे x मल्टीप्लाई करेंगे, y वाले टर्म के साथ y मल्टीप्लाई करेंगे और z वाले टर्म के साथ z मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए चलेगा। हमारी स्टार्टिंग में हमने जब डिनोमिनेटर में लाकर लिखा था हम उसी फॉर्म में लिख देते हैं। वाई स्क्वायर प्लस जेड थी, ये क्या था फिर हमारा डेल वाई माइनस वाई था, और साथ में गाइस क्या था अपना एक्स स्क्वायर प्लस जेड था ना, कैंसिल आउट हुआ था क्योंकि हमारा डेल जेड डिवाइडेड बाय जेड था और यहाँ पर माइनस वाई था लास्ट वाला टर्म, मुझे इतना याद है, वाई स्क्वायर और शायद इधर एक्स स्क्वायर होगा तब ये कटेगा, ठीक है। अब देखिए हमारा C2 निकालने का तरीका, C2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर y से कर देंगे ऊपर नीचे और यहाँ पर z से कर देंगे ऊपर नीचे। जब हमने इस तरह से कर दिया तो हमारा क्या आ गया, x dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू वाई डी वाई माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड इक्वल्स टू जेड
डी जेड जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए, अब आप अगेन इनको ऊपर वालों को सम करके और नीचे वालों को भी सम करके लिखेंगे। जब इसको सम करके लिखेंगे ना तो नीचे वाला जो टर्म है ये आपका ज़ीरो आ जाएगा। एंड जो भी आपका ना यहाँ पे इनको ऐड करके सेपरेट करके जो भी टर्म आता है उसको आप यहाँ इक्वल टू में रख देते हैं। सिंस हमारा ज़ीरो आ रहा है तो हम ज़ीरो रख देंगे। एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल्स टू ज़ीरो। ये आपने पुट कर दिया ऐसे। अब इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वाई स्क्वायर बाय टू प्लस जेड स्क्वायर बाय टू, और ये आपका आ जाएगा कांस्टेंट C2। अब यहाँ से मैंने आपको क्या बताया, जैसा आपका ऑप्शन में डिमांड हो, जिस तरह भी आपका क्वेश्चन का डिमांड हो, जैसे भी ऑप्शन हो आप कर सकते हैं। यहाँ से आप टू इन्होंने क्या किया, एलसीएम में ले लिया, तो आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और उस टू को फिर इधर लिया है तो आ गया 2C2। अब सिंस हमारा C2 भी कांस्टेंट है तो 2C2 से फर्क ही क्या पड़ जाएगा, ये भी पूरा कांस्टेंट इन्होंने C2 ही मान लिया, तो आपका C2 आपका ये आ गया। इसी हिसाब से आपका आंसर दिया है और आपका ऑप्शन नंबर जो है 1 करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे समझ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का क्वेश्चन आपका शिफ्ट 3 के पेपर में तो मैंने देखा है, 2 के आई एम नॉट श्योर, आप प्लीज़ चेक करना, उसमें भी 100% हो गई होगा, प्लीज़ प्रैक्टिस करना। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इतनी हो ज़्यादा स्पेस है। देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, हमसे क्या कहा गया है कि हमारा 6th फेज का डाइस है जिसको हमने थ्रो करा थ्राइस टाइम पे, मतलब 3 बार हमारा क्या आया है उसमें, लाइकली टू शो एन ऑड नंबर आया है 3 बार हमारा। एंड देन उसके बाद क्या हुआ है हमारा, देन एन इवन नंबर, 3 बार हमारा ज़्यादा आया है इवन नंबर से ऑड नंबर, मतलब आपका एक बार कितना आ गया, आपका इवन नंबर आ गया कंपैरेटिव केस में। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर निकालेंगे तो हमारी कितनी आती है, टोटल हमारे कितनी बार थ्रो हुआ है, 4 बार हुआ है, तो इस हिसाब से हमारा कितना हो गया, 3/4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी अगर आप इवन नंबर की कैलकुलेट करने के लिए कोई हमें बोल देगा इसके कंडीशन में, तो हमारी कितनी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, आ जाएगी हमारी 1/4। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है कि अगर इसको हम 2 बार थ्रो करते हैं, हमने डाइस को 2 बार थ्रो करा, तो प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ 2 नंबर्स थ्रोन इन ऑड विल बी। अच्छा, अब आपसे कहा गया है कि अगर हमने अब डाइस को 2 बार थ्रो करा, ठीक है, तो क्या कंडीशंस है कि हमारे उस थ्रो में जो आपके नंबर आएगा उसकी जो सम होगा वो हमारा ऑड आएगा। देखिएगा इस ऑड आने की कंडीशन क्या होती है कि आपका अगर एक बार ऑड नंबर आए और एक बार आपका इवन नंबर आए, तभी आपका ऑड नंबर आ सकता है। ठीक है, अगर आपके दोनों इवन होंगे तो इवन आएगा, और अगर दोनों ऑड नंबर होंगे तो भी उनका सम आपका इवन नंबर ही आता है। ऑड सम कब आता है हमारा, कि अगर हमारा एक नंबर ऑड है दूसरा नंबर इवन है, तो उनका सम जो आता है आपका ऑड नंबर आता है। तो सपोज हमने पहली बार में थ्रो करा, हमारा ऑड नंबर आया, तो दूसरी बार में हमारा इवन नंबर आना ज़रूरी है ताकि हमारा सम ऑड नंबर है। या ऐसा हो सकता है हमने पहली बार में सम थ्रो किया, हमारा इवन नंबर आ गया और अगली बार में हमारा ऑड नंबर आ गया, तो ये 2 कंडीशन बनेंगी। ठीक है, तो ऑड नंबर की कंडीशन आपकी 3/4 आ गई, इवन नंबर की 1/4 आ गई, प्लस मल्टीप्लाई आएगा यहाँ बीच में, यहाँ पर भी आपका 1/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 कितना आ जाएगा आपका, ये 3/16 प्लस 3/16। अब इनको जब आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 3/8। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया 3/8। ठीक है, आगे समझिए वाला। बाकी प्रोबेबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट है, टाइम बचा तो देखेंगे इस चैप्टर को, वरना एक ही क्वेश्चन आता है, इसमें काफ़ी कुछ चीज़ पढ़नी पड़ेगी, और एक क्वेश्चन के लिए तो शायद मैं इसको ना कर पाऊँ चैप्टर को, बाकी टाइम है तो फिर कर ही लेंगे। P इज़ अ प्राइम नंबर देन √P। P एक प्राइम नंबर है तो √P आपका क्या हो सकता है। देखिएगा ऐसे क्वेश्चन के लिए आप क्या करा करिए, कोई वैल्यू मान लिया करिए, लाइक P को आप प्राइम नंबर बोला है तो कोई प्राइम नंबर मान लीजिए, लाइक 3 मान लेते हैं हम, 3 इज़ अ प्राइम नंबर। तो अगर अब हम √3 की बात करते हैं तो √3 रैशनल नंबर है, नहीं है, ये तो देखने में पता लग रहा है ना, ये इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इरेशनल नंबर होता है ये, तो मतलब रैशनल तो ये होता ही नहीं है, हमें पता ही है। हमने अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन भी आता था 10th में था, पता नहीं 9th में था, कि प्रूव दैट √3 इज़ अ इरेशनल नंबर।
तो इरेशनल नंबर है, तो अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 ऐसे ही करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप वैसे भी देख सकते हो कि ये प्राइम नंबर है क्या। देखो 3 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन √3 हमारा प्राइम नंबर है या नहीं है हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। मे भी प्राइम नंबर हो सकता है और मे भी ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल कुछ देखोगे तो कुछ ना कुछ निकल ही आएगा, फिलहाल तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। इंटीजर भी नहीं है हमारा, 1 2 3 4 नहीं है तो इंटीजर भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका नॉट अ रैशनल नंबर, इतना कुछ करवाना ही नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। नो आपका तो फिजिक्स ही चल रहा है, ओके इस नंबर। अच्छा देखो यार, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, हालांकि ये लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है। बाकी अगर किसी को डायरेक्ट रिजल्ट याद हो तो बात अलग है भाई, उसके मजे आ गए होंगे, अदरवाइज ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। आपको पहले साइन इनवर्स एक्स को कुछ मानना पड़ेगा, लाइक वो साइन टी इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा आपका। अब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस टी आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ये जो होंगी लिमिट्स चेंज करनी पड़ेगी, 0 to π/2 लिमिट आ जाएगी, फिर वैल्यू पुट करोगे, फिर उसमें आगे बहुत सारा मेथड लंबा सा लगाओगे, देन आपका इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको करके देखना, मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, एंड सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए वो फिजिबल नहीं है ना, क्योंकि वो एक मेथड मैं आपको अगर करवा भी दूँ सब जगह लगेगा नहीं वो मेथड, हर क्वेश्चन में इंटीग्रेशन में एक अलग मेथड लगता है, या तो फिर इसके लिए प्रॉपर इंटीग्रेशन का चैप्टर पढ़ाया जाए। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। देखिए इसमें आपसे क्या कहा गया है, स्टैंडर्ड ऑर्डर R² बेसिस E1 E2 E3 आपका ये दिया हुआ है। लेट टी आपका क्या है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स से कोई है, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ टी, ये आपका R क्यूब है, स्क्वायर है, क्यूब है शायद, क्यूब को आपका R क्यूब तक जाता है वो। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज सच दैट आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर आपको ये वैल्यूज़ गिवन है, ठीक है। टी इक्वल्स टू E1 + E2 + E3 आपको स्टैंडर्ड टी मैट्रिक्स में बनानी है। इसे देखो यार कुछ नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह का अगर आपको स्टैंडर्ड टी मैट्रिक्स बनाने के लिए आ जाती है और आपको इस तरह से 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं एंड आपको ट्रांसफॉर्मेशन का केस दिया गया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के केस में हम क्या करते थे, अगर हमारा 1 2 3 इस तरह से लिखा होता तो हम इसको 1 2 3 इस तरह से लिख दे देते हैं ना, तो सेम वही चीज़ आपसे पूछी जा रही है, उसी तरह से करना है। तो अगर आपका ये 7 5 इस तरह से गिवन है आपका, तो हम कैसे लिख देंगे, E1 का 7 यहाँ पर, E2 हमारा कुछ नहीं है 0 लिख देंगे, E3 हमारा -5 आ जाएगा, E2 फिर हम E1 हमारा कुछ नहीं है 0 लिख देंगे, E2 हमारा -2 है, E3 हमारा 9 आ जाएगा, एंड T3 हमारा ये 1 है, एंड E2 भी 1 है, एंड E3 भी 1 है। तो देखो ये आ जाएगा, ये मैच भी कर गया इससे, ठीक है। तो चीज़ें बहुत डायरेक्ट होती है, सिर्फ आपको थोड़ा सा ना सोचना पड़ता है उसमें। और अगर हाँ, लेकिन इसमें ना आपको अगर कोई बच्चा किसी को नहीं पता होता ना, तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में और ऑप्शन नंबर 3 में कंफ्यूज हो सकते थे, बट सिंस हमारा यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड लिखा हुआ है तो आपको उसके बेसिस पर इसको सॉल्व करना था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज द फिजिक्स का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये आपको दिया है, वेयर C इज़ एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये काइंड ऑफ आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है ना, उससे आप इसको कर सकते हैं सॉल्व, काफ़ी हद तक उससे हो जाएगा। देखो मैं आपको एक वे बता देती हूँ किस तरह से हम करेंगे इसको सॉल्व। इसको आप लिख सकते हो √1/x+1 लिख सकते हो, आप लिख कर सकते हो, ये तो है ही। और इस वाले टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो, अंदर तोड़ के इसको x-1 और x√+1 ऐसे लिख सकते हो, ऐसे आप लिख सकते हो। अब देखो हमारा x-1 का टर्म तो पहले से था, ये +1 भी था, और ये वाला x+1 है। अब देखो अगर हम इसमें एक और √x+1 ले आते हैं तो हमारा वो पूरा कंप्लीट स्क्वायर बन जाएंगे ना दोनों मिलके आपस में। तो अगर हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं ऊपर √x+1 और √x+1 से, तो हमारा क्या बन जाएगा। देखो यार ये चीज़ ना सब प्रैक्टिस से आती है, आपको मैंने बोला था ना इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। मैथ्स की बुक भी बता दी थी मैंने आपको, 11th क्लास 12th क्लास की एनसीईआरटी कर लो। अगर आप लोगों ने की होगी ना तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ रही होगी कि क्या चीज़ हम कहाँ क्या वैल्यू पुट क्यों कर रहे हैं। वो करते करते प्रैक्टिस से आ जाती हैं चीज़ें। √x-1 यहाँ ऊपर भी आ जाएगा √x+1, और यहाँ पर आपका ये x+1 और ये x+1 मल्टीप्लाई होकर x+1 एक और आ जाएगा। अब आपका ये दोनों x+1 मिलके आपस में स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा आपका, ठीक है, इतना बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें डायरेक्टली आपका एक फॉर्मूला लग जाएगा, x-1 डिवाइडेड बाई x+1 जो होता है वो हमारा, अगर हम इसको t मान लेते हैं
तो इसको जब आप करोगे तो आपका 1/x+1 का होल स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज़ हो जाएगी आपकी। अब इसको आपने देखा कि हमने ऐसा क्यों माना, क्योंकि देखो हमारा x√x+1 और √x-1 इसका हमारा इक्वेशन बनता है। ये शायद मैंने आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाई भी है ये वाली चीज़। इसका हमारा एक फॉर्म बन जाएगा और इसको हम हटा सकते हैं। स्क्वायर का टर्म है, अगर हम इसको 1/x को अगर हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट वगैरह तो नीचे स्क्वायर आ जाता है, तो इसको हम हटा सकते हैं। बाकी इन दोनों में अगर हम कुछ मानते हैं तो हम हटा नहीं पाएंगे, यहाँ पे dx चले सकते हैं। हम इसको अब क्या लिख सकते हैं, हम इंटीग्रेशन dt। लेकिन अब ध्यान देखना, हमने ये x-1 अपॉन में x+1 लिखा था। ऐसा क्यों लिखा था, क्योंकि नीचे हमें x+1 चाहिए था। अब अगर हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन में तो हमारा ये 1/t हो जाएगा। ठीक है, 1/t। क्यों, क्योंकि हमारा x+1 का टर्म यहाँ पर जो अज्यूम किया था इसमें ऊपर था, तो ये आपका t सिर्फ नीचे आएगा और अंडर रूट में था तो अंडर रूट t में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अंडर रूट टी को जब आप करोगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको सॉल्व करके अंडर रूट x-1 x+1। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपको माइनस के साथ से। ठीक है, प्लस से। अब ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। ये क्वेश्चन देखो गाइस, ये आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन तो उतना टफ है नहीं, करवाया तो जा सकता है, पर मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ाऊँगी ना अभी, या तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया, या तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दूँगी। 3-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं वो करवा दूँगी कॉम्प्लेक्स नंबर में। और अगर इन केस ये नहीं करवा पाई, 1-2 एग्जाम्पल लेके और सिर्फ बेसिक आपको सारे फॉर्मूलाज करवा दूँगी, उस तरह से करवा दूँगी। और अगर ये नहीं करवा पाई तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स नंबर के ना, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हर चैप्टर में 2 या 3 आए होंगे, वो एक दिन लास्ट में कंपाइल करवा दूँगी। उससे एक आपके दिमाग में फ्लो बन जाएगा। ठीक है, हम मूव करते हैं। अरे ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये तो आप सब कर लेंगे, इसको तो मैं छोड़ दूँ या करवाऊँ? मेरे ख्याल से सबको आता होगा। सिंपल से आपको सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करके देखना है। x की जगह पहले 0 पुट करो, साइन 1/0 करा आपने, इतना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई करके सीधा आपको सीधा 0 ही आ जाएगा यार। सीधे मतलब एक लाइन का क्वेश्चन था। ये तो हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये अगेन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है गाइस, इसीलिए मैं अभी छोड़ रही हूँ। अब हम आ गए अपने इस क्वेश्चन पे। ओके, तो देखिए गाइस, इसमें अब आपको निकालना है जनरल सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन में आप करने से पहले ये बताइए, अगर मैं आपको ये वाली चीज़ दे देती लिख के, dy बाई वाई इक्वल्स टू dx बाई एक्स, ये दे देती और मैं आपको बोलती ये हमारा एक जनरल सॉल्यूशन, इसका आप जनरल सॉल्यूशन निकालिए। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालिए। देखिए, आप देखकर बहुत आराम से इस चीज़ को बता सकते थे ना कि आप इसको सिंपल से इंटीग्रेट कर देते अलग अलग और ये आपका हो जाता। या फिर अगर मैं आपको इस तरह से दे देती dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स, तो आप क्या करते, वेरिएबल सेपरेबल करते। यहाँ मैंने वेरिएबल सेपरेबल करके लिख दिया, वेरिएबल सेपरेट करते और उसको सिंपली आप डिफरेंशिएट कर देते, सॉरी इंटीग्रेट कर देते, आपका आंसर आ जाता। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में भी वही चीज़ है, तो सेम उसी तरह से तो लिखा हुआ है, सिर्फ आपको वेरिएबल सेपरेट करने हैं, एक्स एक्स को एक तरफ करना है, वाई वाई को एक तरफ करना है। अब आप क्यों कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 3 टर्म्स दिए हुए हैं, है ना, 3 टर्म्स दिए हुए हैं ना। बाकी अगर कोई बच्चा जिसने मेरे पिछले लेक्चर नहीं देखे डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो उसको शायद ना पता हो ये वेरिएबल सेपरेबल वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, मैं पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी से बता दिया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मेथड होता है। इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अगर गिवन है तो उससे सॉल्यूशन तक पहुंचने के लिए आपको वेरिएबल सेपरेट करने होते हैं। लाइक वाई वाई के आप एक तरफ कर लो, एक्स एक्स के एक तरफ कर लो और फिर उनको इंटीग्रेट कर लो, अगर पॉसिबल है तो। अगर पॉसिबल नहीं होता है तो फिर हम कुछ और मेथड अप्लाई करते हैं। अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे, एक सेकेंड, इस क्वेश्चन में देखेंगे तो हमारे यहाँ इजीली वेरिएबल सेपरेट हो सकता है, बट हमारे यहाँ पर 3 टर्म है, हमने तो सिर्फ 2 टर्म का सीखा था। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम पेयरिंग कर लेंगे। पहले हम ये 2 टर्म ले लेते हैं और फिर हम ये दोनों टर्म ले लेंगे। ठीक है, तो पहले जब हमने dx बाई वाई स्क्वायर लिया, हमने पहले लिया dx बाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू dy बाई एक्स स्क्वायर। अब वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू
वाई स्क्वायर डी वाई। इंटीग्रेट कर देंगे इसको तो आ जाएगा आपका एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल्स टू वाई क्यूब बाई 3 प्लस C1। ठीक है, क्योंकि हमें दूसरा वाला भी 3 टर्म्स है ना, यहाँ पर हमें डी जेड का भी टर्म है, दूसरा टर्म भी निकालना है, तो उसके साथ हम C2 रख देंगे, इसके साथ हम C1 रख देते हैं। इसको अगर आप इधर ले आओगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एलसीएम ले लोगे तो 3 आ जाएगा और वो आपका इधर चला जाएगा C के साथ अगर आप लाना चाहो, और ये पूरा कंज्यूम हो गया, फाइनली C1 आ जाएगा। तो आपकी सी बताया था ना, इस तरह की चीज़ें जहाँ पर आपको दो वैल्यूज़ निकालनी रहती है ना, वहाँ ATC ऐसा देता है कि आप एक वैल्यू भी निकाल लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने C1 निकाल लिया, हमारा आंसर ये आ रहा है। बट सिंस हम तो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हम तो C2 भी निकालेंगे। तो C2 में निकाल के बताऊँगा, आप लोग खुद निकाल लेंगे, बताइए। देखिए मैं निकाल के बताती हूँ आपको, क्या गिवन है इसे मैं चेक कर लूँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी जेड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब आप ये बड़ा सा टर्म देखे कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी इधर एक्स स्क्वायर है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, कैंसिल कर देंगे। अब जो वाई स्क्वायर का टर्म है वो हम इधर ले आएंगे, और जो जेड स्क्वायर का टर्म है उसको हम इधर ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। अब तो कुछ नहीं बचा, बहुत ईजीली कर लेंगे। यह आ जाएगा आपका वाई क्यूब बाई 3, और इसको करेंगे तो ये आपका जेड ऊपर आ जाएगा, तो जेड माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1, फाइनली आपका क्या आ जाएगा, जेड माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1, माइनस का साइन आ जाएगा साथ में, तो माइनस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू आपका C2। बाकी आपका जो ऑप्शन है आप उसके हिसाब से अरेंज कर लीजिए। बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, ये माइनस का साइन है, इधर आके प्लस का Z1 माइनस 1 इक्वल्स टू C2। अब आपको ऑप्शन में एलसीएम ले रखा है, तो हम एलसीएम भी आप चाहें तो ले लीजिए। यहाँ पे 3 आ जाएगा, 1 माइनस 1, और ये 3 फिर आपका इधर लाके इन्होंने कंज्यूम भी करा दिया है, तो C2 आ गया, सिर्फ आप करना है। ठीक है, देखो आ गया ना। ठीक है, सेम वही चीज़ थी, सिर्फ इसको पेयर्स में बांटना था। बहुत सारे क्वेश्चंस गाइस हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन से हो जाएंगे। खैर, अब इस क्वेश्चन में हम देखते हैं। लेट ए इज़ अ नॉन सिंगुलर डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर है, एंड नॉन सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि हमारा मैट्रिक्स का मॉड है तो वो हमारा नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर हमारा ये वाला मैट्रिक्स है तो आपको क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। तो भाई सबसे पहले ए इनवर्स का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। ए इनवर्स अगर आपको याद हो तो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉड ए। ठीक है, अब सिंस आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था तो आपका मॉड ए नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा, एंड आपको क्या गिवन है, ऑर्डर 3 गिवन है। अब सिंस आपको ऑर्डर 3 गिवन है तो आप बिल्कुल भी नहीं अफोर्ड कर सकते। देखो अगर आपका ये वाला मॉड गिवन था, इसमें हमारे कितने 3 आइगन वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी, λ1 λ2 λ3, और ऑर्डर कितना है हमारा, ऑर्डर भी 3 है, तो ये दोनों चीज़ें हमारी सेम है। तो इसीलिए हम इसमें से कोई भी हमारा ऐसा टर्म नहीं हो सकता जिसको हम 0 पुट कर दें, क्योंकि अगर एक भी टर्म हमारा 0 पुट हो जाता तो हमारा मॉड ए इक्वल्स टू 0 आ जाता। ये 3 ही आइगन वैल्यूज़ है ना, हमारी 4 होती। सपोज हमें ऑर्डर 3 का बनाना होता तो जो हमारा एक 0 वाला होता उसको हम हटा देते और सिर्फ ऑर्डर 3 के हिसाब से कंसिडर कर लेते। बट हमें नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स चाहिए पहली बात, और दूसरी बात ऑर्डर 3 की ही चाहिए, और 3 ही हमें आइगन वैल्यू गिवन है। तो इस कंडीशन में हम कोई भी टर्म्स को 0 नहीं रख सकते। अब हम ऑप्शंस में से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक 0 आ गया तो ये नहीं हो सकता, यहाँ 0 आ गया ये नहीं हो सकता, यहाँ 0 आ गया तो ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ यही एक ऐसा टर्म है जिसमें कहीं 0 नहीं है, तो ये ऐसे ही करेक्ट हो गया। ये क्वेश्चन ऐसा था जिसमें अगर आपने नहीं भी पढ़ा होता तो भी आप कर देते, सिर्फ ये देख के कि नॉन सिंगुलर चाहिए, वो भी नहीं पता था ना, तो ऑर्डर 3 चाहिए। ऑर्डर 3 मतलब आपकी 3 तो लाइनें बननी चाहिए ना। अगर 0 हो जाएगा तो आपकी 2 लाइनें बनेंगी, तो आपका ऑर्डर 3 तो बन ही नहीं सकता। सिर्फ इस एक पॉइंट पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, बस वही होता है ना, क्वेश्चन को 3-4 बार पढ़ो तो आपका क्वेश्चन का आंसर अपने आप निकल आता है। चलिए खैर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंप्लीट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अ कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ गया आपका एक्स। देखो गाइस, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स डेल, वैसे पता है ये इक्वेशन होती है क्लियर इक्वेशन करके होती है, उसमें आप क्या करते हो, डेल जेड बाय डेल एक्स को इक्वल्स टू ए पुट कर देते हो। बट हमें अभी नहीं पता, हमें नहीं आती, तो हम कुछ नहीं करेंगे। हमें जो गिवन है क्वेश्चन में हम वही लिखेंगे, डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाय डेल वाई
इस टर्म को उठाकर इधर ले आते हैं और इसको उठाकर इधर ले जाते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा? ताकि हमारे सेम सेम डिफ्रेंशिएशन वाले टर्म एक तरफ आ जाए। माइनस डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू आपका कितना आ गया? जेड। ये इधर आके इसको अब आप कैसे लिख सकते हो? यहाँ पर ये आप लिख सकते हो डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई माइनस डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स डेल वाई इक्वल्स टू जेड। ये आ गया आपका। अब अगर आप इनको इन ऑप्शन से कंपेयर करोगे तो देखो आपका सिर्फ एक्स वाई जेड यहाँ पे, यहाँ का जेड कर दिया, अच्छा डेल स्क्वायर जेड हो गया ना आपका, ठीक है। तो यहाँ पे तो जेड है नहीं, आपका सिर्फ एक्स वाई आना चाहिए दो टर्म्स में। देखो यहाँ पर एक्स वाई आ रहा है, ये भी सही है, यहाँ स्क्वायर आ गया, ये नहीं होगा, ये भी स्क्वायर वाई आ गया, ये भी नहीं होगा। आगे देखते हैं हम, ये हो सकता है हमारा, ठीक है, और ये हो सकता है हमारा। अब जब हमने आगे देखा तो हमारा x वाला टर्म भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और ये वाला टर्म माइनस का है, तो ये वाला टर्म हमारा माइनस का है, और यहाँ पर हमारा अलग है, तो हमारा ये नहीं होगा, हमारा ये होगा। सिर्फ इसमें चीज़ें इधर की उधर शिफ्ट करी और आंसर आ गया। बाकी अगर आपको याद है तो इसको जब x का टर्म होता है इसको a लिखते हैं, y के टर्म को b लिखते हैं। नॉर्मल वही चीज़ जो हमेशा हम करते आए हैं, लाइक हम u को डेल जेड बाई डेल एक्स लिख देते हैं, v को डेल जेड बाई डेल वाई लिख देते हैं, तो सिमिलरली यहाँ a लिख देते हैं, b लिख देते हैं। वो अलग अलग मैथमेटिशियंस ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग वेरिएबल्स लिख दिए हैं, तो सेम वही चीज़ है। कितने याद रखोगे ऐसे? इसीलिए आप लिखो और उसको फिर अरेंज करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। ओके गाइज, ये वाला क्वेश्चन ना थोड़ा सा एक बोलूँगी लेंदी नहीं, एग्जैक्टली बोलूँगी इसको। ये आपका वही क्वेश्चन है जिसमें हम अभी तक वो फाइंड करते थे ना, CF और PI फाइंड करते थे, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये वाला। चलिए इसको मैं आपको बता ही देती हूँ, करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारा क्या गिवन है, UN गिवन है, तो हम इसको अगर y की फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है ना, तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा क्या होता है, dy बाई dx होता है। तो हम जो सिंगल टर्म होता है उसको y के साथ लिखते हैं, तो इसको हम y लिख देते हैं, तो 6y आ जाएगा आपका, प्लस ये क्या आ जाएगा आपका 6n+1 हो गया, तो इसको हम लिख देंगे dy बाई dx, सॉरी 6 नहीं है ना, 6 तो 6 में आता, प्लस यहाँ कितना आ जाएगा 4d² बाई dy, प्लस ये कितना आ जाएगा आपका dq बाई dx क्यूब, यहाँ पे भी x²। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब मैं इसको ना कैनवास पर ले जाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर शिफ्ट, एक सेकेंड, 4 डेल स्क्वायर वाई बाई डेल x² प्लस डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस 6y इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपको क्या बताया, इस तरह हम जब क्वेश्चन आते थे हम क्या लिखते थे, इसकी जगह हम d लिख देते थे, मतलब d बाई dx की जगह हम d लिखते थे। अब सिंस अगर ये यहाँ पर क्यूब है तो हम क्यूब लगा देते थे, तो हम उसी तरह से लिख देंगे डेल क्यूब प्लस 4 डेल स्क्वायर प्लस d प्लस 6, और y हमारा कॉमन होता था, ये हमारा बाहर आ जाता था। जब y बाहर आ जाता था, अभी हमारा अंदर इतना टर्म रह गया, ठीक है। y हम इधर नीचे ले आते थे और ये हमारा पूरा टर्म 0 बन जाता था। अभी इतने टर्म का अब हम क्या करते थे, इसके रूट्स निकालते थे, ठीक है। अब अगर आप में से किसी को याद हो रूट्स निकालने का तरीका तो बताओ भाई। अगर आपका क्यूब का कंडीशन हो तो हम उसमें रूट कैसे निकालते हैं, अगर किसी को याद है तो जल्दी बताइए। और मैंने आपको जो पहले पढ़ाया था उसमें तो मैंने आपको सेपरेट करके बता दिए थे ना जब वहाँ मैंने क्वेश्चंस करवाया था, लेकिन यहाँ वो चीज़ नहीं चल पाएगी क्योंकि आपकी वैल्यूज़ वैसी नहीं है उस तरह से। तो देखिए इसका भी ना एक तरीका होता है, इनके अगर आपका क्यूब का केस आ जाए, क्यूब आ जाए या 4 टाइम्स आ जाए या 5 टाइम्स आ जाए, तो सब में ये कंडीशन आपकी फॉलो हो जाएगी। इसको आप अच्छी तरह से यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। कैसे करना होता है इसको, हमें हमारा जो सबसे फर्स्ट टर्म होता है इसको हम यहाँ लिख देंगे d³, उसके बाद वाला d², उसके बाद हमारा क्या है d, और उसके बाद हमारा क्या है कांस्टेंट। जितने भी हमारे टर्म्स होते हैं हम ये ऐसे ही लिख देंगे। d³ के नीचे जो d³ का इधर आपका जो कांस्टेंट है ना वो लिखेंगे हम, 1 है 1 लिख दिया, यहाँ पर हमारा 4 1 4 1 6, ठीक है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं d की कुछ भी वैल्यू अपनी तरफ से, मान लेती हूँ मैं यहाँ पर 2 है, अब 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। अब सपोज मैंने जो वैल्यू है 2 मानी है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको एज इट इज़ 1 उतार देते हैं,
फिर उसके बाद हम इस 1 से इस 2 का करते हैं मल्टीप्लाई, और जो भी हमारी वैल्यू आती है उसको हम यहाँ पुट कर देते हैं। ये -4 था ना गाइस क्वेश्चन में, मैंने इसका प्लस कैसे बना दिया? क्वेश्चन में देखना गाइस, ये -4 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका -2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, अगेन ये जो वैल्यू हमने डी की एक वैल्यू फिक्स करी है ना, इसको हम बोलते हैं फिक्स वैल्यू। ये जो आपने फिक्स करी है अपनी मर्जी से कुछ भी कर दो आप इसको। अब इससे अपने नेक्स्ट टर्म जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इससे मल्टीप्लाई हमने किया तो हमारा कितना आ गया -4, और जो भी आया उसको हमने यहाँ लिख दिया -4। अब इसमें से आप प्लस यहाँ पर प्लस करेंगे, प्लस करेंगे या माइनस कर दीजिए, प्लस कर दीजिए, वो बात तो वही आएगी। इसको करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -3। ठीक है, अब अगेन हम क्या करेंगे, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -6। इस -6 को हम यहाँ पुट कर देंगे -6, फाइनली क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है, आ गया। अब यहाँ पर हमारी 3 वैल्यूज़ निकल कर आई। ये हमारी वैल्यू जो निकल कर आती है फर्स्ट वाली, ये तो हमारी 0 वैल्यू निकल कर आई। ये हमारी किसी भी चीज़ को डिनोट नहीं करेगी क्योंकि ये किसी की भी वैल्यू निकल कर नहीं आई। जो ये वाली वैल्यू निकल कर आई, ये -3, ये हमारा डिनोट करती है डी को। ये हमारा डिनोट करेगी डी स्क्वायर को, तो ये करते हैं नहीं, सबसे पहले कांस्टेंट हमारा इधर शिफ्ट हो गया ना, तो ये हमारी कांस्टेंट को डिनोट करेगी, ये हमारा डी को डिनोट करेगी, एंड ये वाली जो वैल्यू है आपकी इधर वाली, ये आपका डी स्क्वायर को डिनोट करेगी। ठीक है, खैर क्या क्या डिनोट करता है आप उस सब में मत जाइए, सिंपल सा आप याद रखिए, हमें यहाँ 3 वैल्यू मिल गई, 1 -2 -3। तो इसको हम लिख सकते हैं d +1 d -2 d -3। ये वैल्यू आपकी आ गई। अब इसको अगर आप कांस्टेंट के साथ देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1 2 3, और कांस्टेंट के लिए जब हम लिखते थे तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, C1 को एज इट इज़ इनटू, अब आप यहाँ देख लो आपका EX का टर्म दे रखा होगा, इस तरह के इक्वेशन में देखते हैं। हाँ, डायरेक्टली उन्होंने ये वैल्यू पुट कर दी है, -1 की पावर n प्लस C2 2 की पावर n प्लस C3 3 की पावर n। मतलब फर्स्ट जो रूट आया उसके लिए C1, सेकंड रूट के लिए C2, थर्ड रूट के लिए C3। अगर कोई वैल्यू सेम रिपीट हो जाती है तो उसको हम x से मल्टीप्लाई कर दे देते हैं। ठीक है, याद है? तो ये समझ में आ गया आपको, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मैच करेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका 4th इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देती हूँ क्योंकि इरेज होने में भी टाइम लेगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के पे बढ़ते हैं। ओके, दिस इज तो आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले आपका आप इधर से देखते हैं, सबसे पहले आपको हमें क्या गिवन है, आर गिवन है, तो हम आर की रिस्पेक्ट में जो है फंक्शन इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हमारा आर का तो सिर्फ यही वाला वैल्यू है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, कितना आ जाएगा r³ / 3। एंड जो आपका फिर फर्स्ट जो होता है ना, आपको आप जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं इंटीग्रेट, ऐसे समझिए, ये मैंने आपको ट्रिपल डबल इंटीग्रेशन नहीं पढ़ाया ना। सपोज आपका डबल इंटीग्रेशन लिया हुआ है, ये fx gx आपको कुछ वैल्यूज़ दी हुई है, यहाँ पर आपका है dr/dθ। तो देखिए इसको जब आप इंटीग्रेट करते हो ना ऐसी सिचुएशन को, तो जो आपको इंटीग्रेट करना होता है आप इधर से चेक करते हो आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। हमारा जो फर्स्ट यहाँ दिया हुआ होता है ना नंबर, हम उसकी रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं इस फंक्शन को। ठीक है, इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे और लिमिट्स कौन सी लगाएंगे हम, जो यहाँ सबसे पहले दे रखी होगी, सबसे पहले वाली चीज़ सबसे पहले हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करके जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ अब हम सेकंड वाला टर्म को यूज़ करेंगे, सेकंड वाली चीज़ को, फिर हम इसको ख़त्म कर देंगे। अब सपोज साथ में यहाँ पर d5 भी होता या dz भी होता, बहुत कुछ लंबा सा होता, तो उतनी बार इंटीग्रेशन का साइन इधर भी होता, और हम 1 1 करके जितना जितना होता उसको कंज्यूम करते जाते। ठीक है, अब अगर इस क्वेश्चन को मैं देख लीजिए, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इस तरह के मैंने क्वेश्चन कराए नहीं है, क्वेश्चन समझा दूँगी तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसको टर्म को जब हमने इंटीग्रेट करा, तो हमने जब इंटीग्रेट करा तो ये आ गया r³/3, क्योंकि सिर्फ r² का इंटीग्रेशन हुआ। इसको मैंने क्या बताया, जो सबसे अंदर वाला टर्म होगा उसके साथ कंज्यूम हो जाएगा, तो इसके साथ कंज्यूम हुआ तो 0 से 1
बाकी आपका इंटीग्रेशन के साथ 0 π/4 और 0 से 2π एज इट इज़ रहेगा, और यहाँ पर आपका d θ d ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/3, क्योंकि 0 के साथ तो 0 आ जाएगा। 1/3 नॉर्मल है, इसको बाहर निकाल लो, कांस्टेंट। अभी यहाँ अंदर क्या रहेगा आपका 0 से 2π, 0 से 4π/4। ठीक है, अंदर आ गया आपका क्या sin θ d θ। अब यहाँ क्या देखोगे, अब अंदर वाला टर्म हमारा अब थीटा के रिस्पेक्ट में हम करेंगे। अंदर जो भी होता टर्म उससे नहीं फर्क पड़ता क्या टर्म है, हम यहाँ देखते हैं क्या टर्म, यहाँ पे क्या वैल्यू है। ये हमारा थीटा है तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, और साथ में हमारी ये वाली जो लिमिट है ये लिमिट कंज्यूम हो जाएगी, जो अंदर वाली लिमिट होती है। साइन थीटा का क्या आ गया cos थीटा, इसमें आपने वैल्यू पुट करी 0 to π/4, इंटीग्रेशन यहाँ पे 0 से 2π से हो गई 1/3 इंटू d5 बाद में हो गई। इसको जब आपने यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे 0 से, है ना 0, तो cos π/4 हमारा कितना होता है, cos π/4 इज 45 डिग्री, तो 1/2 माइनस cos 0 हमारा कितना होता है 1, तो -1। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 1, ये कितना जाएगा -1/2 इंटू 1/3 यहाँ पर था। इसको आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से 2π d5 के रिस्पेक्ट में। d5 के रिस्पेक्ट में जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो फिलहाल अगर हमारा कुछ है नहीं तो साथ में इंटीग्रेट के बाद क्या होता है, एक एक्स्ट्रा टर्म लग जाता है, तो -1/2 इंटू 5। और अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 0 से 2π की। जब वैल्यू पुट करेंगे तो -1/2, ये कितना आ जाएगा 2π, और 0 के साथ तो फिर कुछ बचेगा नहीं, ख़त्म हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 2 से 2, आंसर तो आपका आ गया π/3। ये तो सॉल्व करके -π/3 आ गया, आना तो नहीं चाहिए था ये π/3। इसको भी सॉल्व करके देखिएगा जरा, शायद आ जाए सही आपका। ये आ जाएगा 2π/3 माइनस √2। गड़बड़ कहाँ हुई, क्वेश्चन तो सिंपल से था। साइन थीटा का इंटीग्रेशन cos थीटा होता है ना गाइस, एंड 0 से π/4 वैल्यू पुट करेंगे तो π/4 इज 90 डिग्री। उसको हम सॉल्व करेंगे तो π/4 इज 1/2, तो 0 इज 1, इसका साइन आएगा -1/2। फिर इसको d5 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका पाई एक्स्ट्रा टर्म आ जाएगा, कुछ तो छूटा तो नहीं है। 3/3 तो सही है, साइन थीटा का आपको cos थीटा माइनस का साइन है, तो चलो ये माइनस का साइन हम वाला मान नहीं होते हैं, माइनस का साइन कंज्यूम हो जाएगा, माइनस का साइन चला जाएगा, ये तो इस माइनस के साथ कंज्यूम हो जाएगा। इसको गाइस अभी मैं ना देख कर बता दूंगी आपको, नेक्स्ट क्लास में करेक्ट करा दूंगी इसका जो भी सोल्यूशन होगा। अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही आप लोग का, ठीक है। गलत कुछ नहीं होगा, बस वो यही है ना, थोड़ा घिच-पिच किया है तो इसमें कहीं कुछ गलती हो रही होगी, कोई टर्म ऊपर से गलत उतार दी होंगी। मैं दोबारा भी चेक करूँगी तो आ जाएगा ये आंसर इसका सही से। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, फिलहाल के लिए मैं इसको छोड़ दूँ क्या, ये हाँ अभी मैं इसको छोड़ देती हूँ। है तो सिंपल सही, लाइक आपको z की जगह आपको पता है आपको u प्लस आयोटा v पुट करना होता है, इसकी जगह u माइनस आयोटा v पुट करोगे, एंड देन दोनों साथ में तो u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर ये पुट कर दोगे आप, और उसके हिसाब से आप फिर बैठ के सॉल्व कर दो, आ तो जाएगा। बट जब हम बाद में करेंगे इकट्ठा तो हम इकट्ठा ही करेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, ये है आपका सोल्यूशन ex, e माइनस एक्स, e2 माइनस एक्स, ये आपके 3 रूट आ रहे हैं। इस वाले को सॉल्व करके ये आपका इस पे डिपेंडेंट है, इस पे है इंडिपेंडेंट। देखिए गाइस, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं, तो आपका ये बेसिकली क्या आ रहा है, 3 रूट आ रहे हैं। अगर हम रूट लिखते थे तो हम इस तरह से लिखते थे, अल्फ़ा हमारा x आ गया, अल्फ़ा 1 आ गया, फिर अल्फ़ा -1 -2 आ गया। यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम इसके साथ में एक सपोर्ट लगा देते हैं, ये वाला ex एंड लैम्डा e माइनस एक्स लैम्डा e2x। अब ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपको लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, इसको सेटिस्फाई करना हो, तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं, हम यहाँ पर ऐसी कोई वैल्यू ढूंढते हैं जो हमारा लैम्डा रखने की वजह से क्या हो, आपका ये वाली जो टर्म्स हैं ये 0 आ जाए।
तो बताइए ऐसा कोई वैल्यू है कि आप यहाँ पर इस टर्म के साथ रखें लैम्डा की वैल्यू तो आपको सब जीरो आ जाओगे कट पिट के? नहीं आ सकता ना। कुछ भी रख लो, यहाँ 1 रखोगे तो ई एक्स के साथ अलग रिजल्ट आएगा, माइनस ई एक्स के साथ अलग रिजल्ट आएगा, ई की पावर 2x के साथ अलग रिजल्ट आएगा। तो हो ही नहीं सकता। तो अगर ऐसा हो नहीं सकता तो मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर ये जीरो आ जाता तो इसका मतलब ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती, अगर आप ऐसी कोई वैल्यू सोच लेते। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, फिर आपको यहाँ ए की पावर एक्स नहीं दे रखा होता, कुछ इस तरह का टर्म दे रखा होता, लाइक आपका एक रूट 1 दे दिया, एक 2 दे दिया, लाइक एक 1 दे दिया, एक 1/2 दे दिया, और इसी तरह से आपको कुछ वैल्यूज रूट्स दिए हुए होते कि आप उसको कैंसिल करके आराम से उसका आ जाता। लाइक एक 1 दे देते, एक -1 दे देते लैम्डा, और यहाँ पर भी आप लैम्डा लगाते। तो आप लैम्डा की कोई ऐसी वैल्यू सोच सकते थे जो आपका कट पिट का आ जाता, जीरो आ जाता। लाइक अगर आप यहाँ पर -1 अज्यूम कर लेते हैं, बीच में माइनस का साइन लगा तो कट पिट के जीरो आ जाएगा। तो वो डिपेंडेंट केस होता है, लेकिन यहाँ पर हमारा वो किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा क्योंकि हमारा जीरो नहीं आ सकता। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो हम लैम्डा की जगह पुट कर दें और हमारी इक्वेशन जीरो आ जाए। तो ये हमारा क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है। अगर जीरो आ जाता है तो वो डिपेंडेंट हो जाता है फिर एक दूसरे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 and 5 आर द आइगन्स वैल्यू ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 की हमारी, ये इसकी हमारी आइगन वैल्यू एक आई 3 एक आई 5। पूछा क्या है, आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए क्यूब। अगर हमारा ए क्यूब हो जाता है तो उसकी आइगन वैल्यू की मैट्रिक्स क्या होगी? देखिए सिंपल सा है, अगर आपकी जो ए क्यूब ए पहले आपका मैट्रिक्स ए था तो हमारी आइगन वैल्यू 3 5 थी। अब आपकी मैट्रिक्स का क्यूब हो गया तो हमारी आइगन वैल्यू की भी क्यूब हो जाता है। मैट्रिक्स में कुछ ऐड होता है तो आइगन वैल्यू में भी ऐड होता है, सेम चलता है। इसका कितना आ जाएगा, 3 का 27 और 5 का 125। तो करेक्ट ऑप्शन इज 1। इस बच्चे ने क्या लगाया, 3। हाँ कन्फ्यूज़ हो गया होगा ना बेचारा, हालांकि एक क्यूब को देख के उसको लगा होगा कि आइगन वैल्यू में चेंज नहीं होगा, लेकिन होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। आपको ये इक्वेशन दिया, इसका सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बताना है। देखिएगा इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर पूरा करवा चुकी हूँ। 2 टॉपिक उसमें रह गए थे आपके, एक लैग्रांजेस वाला और एक कॉचीज रूल वाला। लैग्रांजेस वाला क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, कॉचीज रूल वाला क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है, कॉचीज रूल में हमारा क्या होता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है। देखो अभी तक हमने जो भी अपना डिफरेंशियल इक्वेशन के जो सॉल्यूशन निकालने वाले मेथड पढ़े थे, हमारा यहाँ पे जो टर्म होता था वो सिर्फ d² होता था। आप जब CF निकालते थे या PI निकालते थे तो आपका ये वाली कंडीशन होती थी ना, कि आपका सिर्फ यहाँ पर d² होता था, साथ में एक और x² का टर्म नहीं होता था, है ना। लाइक इसमें क्या होता है कि आपका ये 2 वेरिएबल का केस होता है। ठीक है, ये होता है आपका 2 वेरिएबल का केस है। भाई आपका जो लीनियर मेथड आपने पढ़ाया है ना, है चीज़ भाई जो मैंने मेथड पढ़ाए हैं आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में, वही मेथड है, लेकिन ये 2 वेरिएबल्स के हैं। अब कोई वैसा होगा जिसका मैथ बहुत अच्छा होगा तो वो हो सकता है वहाँ से 1 वेरिएबल से भी निकाल के साथ साथ लेके ये कर ले सॉल्व, हालांकि वो पॉसिबल है नहीं। ठीक है, ये 2 वेरिएबल के केस के जब क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है कि अगर सपोज आपका आता है x/dx लिखा हुआ तो इसकी जगह हम पुट करते हैं थीटा। अगर आपका चल जा भाई एक मिनट में, अगर आपका x/dx होता है तो उसकी जगह हम पुट करते हैं थीटा, ये नहीं। अगर आपका x²dy² आ जाता है तो हम इसकी जगह क्या पुट करते हैं, x/dx का थीटा तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन अगर हमारा यहाँ पर एक नंबर इंक्रीज हुआ है तो यहाँ पर हमारा थीटा में से एक नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर ये x³ d² क्यूब आ जाता है यहाँ पर तो क्या होगा, हमारा थीटा एज इट इज़ रहेगा, थीटा -1 एज इट इज़ रहेगा, हमारा थीटा -2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ये नंबरिंग होती जाएगी। अब हमारा जो क्वेश्चन गिवन है उसके हिसाब से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, x² x y log x। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन गिवन है, प्लस माइनस का साइन, पहले माइनस है फिर प्लस है, x² d² माइनस x dy/dx प्लस y इक्वल्स टू log x, ये गिवन है आपको। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, देखिए गाइस अगर आपको कोई यूलर्स मेथड वाला याद हो ना, होमोजीनियस मेथड वाला, ठीक है, उसके हिसाब से भी आप इसमें थोड़ा सा जा सकते हो लेके, लेकिन चलो छोड़ो अब वहाँ मत जाओ, कंफ्यूज मत हो। आप इसमें यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा -1 माइनस
यहाँ पर ये थीटा प्लस वाई हमारा कॉमन हम बाहर निकाल लेंगे इक्वल्स टू लॉग एक्स। ठीक है, ये आपका वाई का टर्म हटा दो यहाँ से, वाई का टर्म नहीं होता है ना, वो तो हमारा कॉमन बाहर निकलता है। अब इसको सॉल्व करोगे थीटा स्क्वायर माइनस थीटा है ना +1 इक्वल्स टू लॉग एक्स। ठीक है, वाई आप यहाँ ले आइए। होता क्या था हमारा, मैंने आपको अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था ना 0/y आया था तो पूरा टर्म 0 हो गया था, लेकिन अब यहाँ पे 0 नहीं है, लॉग एक्स है, तो हम लॉग एक्स को ऐसे ही छोड़ देंगे। इसको सॉल्व करते हैं, थीटा स्क्वायर माइनस 2 थीटा +1 इक्वल्स टू लॉग एक्स बाय वाई। अब क्या होता था अगर आपको याद हो, अच्छा गाइज एक बात मैं और बताऊंगी, इसको आप चाहे तो थीटा लिख दीजिए, चाहे तो इसकी जगह आप डी भी लिख सकते हो। ठीक है, डी अगर आप लिखोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, जो आपने पहले पढ़ा है ना वही वाला टर्म याद होगा। मैंने थीटा इसलिए लिख दिया क्योंकि मैंने जो पढ़ा है वो थीटा लेके पढ़ा है। आप डी लिख दीजिए, डी लिखने से ना आप कंफ्यूज नहीं होगे, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है, जितना भी डिफरेंशियल कैलकुलेशन, वहाँ हम d/dx को डी से डिनोट करते थे, तो यहाँ पे भी हम डी से डिनोट कर देते हैं। अलग वैल्यू मैंने यहाँ पर क्यों ले ली थी ना, क्योंकि हम d/dx को d से डिनोट करते थे, यहाँ पर हमारा x d/dx होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ थीटा ले लिया था। ठीक है, सिर्फ ये रीज़न था मेरा इसको अलग करने का। आपको जो भी कंफर्टेबल रहता है आप वो कर लीजिए। अब अगर आपको याद हो, जब हम सी एफ और पी आई वो सारी वैल्यूज जब हम यहाँ पर रूट निकालते थे, इस बेसिकली इस कंडीशन में आने के बाद अपने जनरल सोल्यूशन पे पहुँचने के लिए सी एफ वाले पे, तो हम क्या करते थे, अब इसको यहाँ पर सॉल्व करके रूट निकालते थे, लेकिन हमारा रूट कब निकालते थे, जब यहाँ इक्वल्स टू 0 होता था। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, अब हम यहाँ n² माइनस 2m प्लस 1 ऐसे लिख देंगे और इसको इक्वेट कर देंगे 0 से। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखो यहाँ पर 1 है, 1 और 1 आपका नॉर्मल -1 और -1 आएगा, और फिर m इसको जब आप करोगे तो आपका ये 1 इधर आके दो रूट बनेंगे, एक 1 एक 1। ठीक है, ये दोनों रूट बन गए। अब इन दोनों रूट के हिसाब से अगर आप अपना सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, C1 फर्स्ट रूट के लिए लिखा हमने। अब हमारा जो CF होता था ना पहले वाला CF जो हम नॉर्मल निकालते थे, उसमें हमारा क्या होता था C1 और e की पावर, यहाँ पर हमारा जो भी होता था रूट लिख देते थे x के साथ, फिर प्लस C2 e की पावर में हम रूट लिख देते थे x के साथ, और अगर रिपीट होता था साथ में x लगा देते थे। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर C1 इंटू हमारा x और जो भी हमारा रूट होता है वो हम ऊपर लिख देते हैं, प्लस C2 इंटू एक्स, हमारा जो भी रूट है हमने ऊपर लिख दिया, 1 है यहाँ पर तो 1 लिख दिया हमने, और साथ में सिंस हमारा रूट रिपीट हो रहा है तो हमारा ये जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ पर log x, ये जो इक्वल्स टू में दे रखा है, इसको हम साथ में यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका पूरा प्रॉपर रूट, इसका CF निकल कर आ गया। अब अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो देखिए, अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे x कॉमन है ना, आप यहाँ कॉमन निकाल सकते हो, तो C1 C2 log x, ये वाली चीज़ आ गई। अगर आप ऑप्शन से देखोगे तो आपका सिर्फ एक यही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ CF भी निकाल लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन सिंस मैं आपको समझाना है, आगे के लिए पढ़ाना है, तो आप यहाँ पर अभी PI भी निकाल के देखिए। तो PI के केस में हमें क्या होता था, हमारा ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन आने के बाद ना ये वाली यहाँ पे, जहाँ पे हमने वाई अलग कर दिया, यहाँ पे हमने वाई नीचे लिया है ना यहाँ पर। अब हम इस कंडीशन में क्या करते थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए वाई को एज इट इज इधर लगते थे, इधर log x, और ये वाला जो टर्म होता था θ² माइनस 2 थीटा प्लस 1, इसको यहाँ नीचे ले आते थे। इसको नीचे लाने के बाद अब हम इसको सॉल्व करते थे। याद होगा आपको, पर्टिकुलर इंटीग्रल का नॉर्मल मेथड है, तो नॉर्मल सी इक्वेशन बन गई, इसको आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने बहुत से आपको कई क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल और CF निकालना सिखाया था। CF मैंने यहाँ दोबारा बता दिया क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीका था उसके रूट्स लिखने का और उसको कैलकुलेट करने का। PI निकालने का सेम वही तरीका है, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, फिलहाल छोड़ रही हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ ही कराऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा गाइस देखो, ये आपका है न्यूटन इंटरपोलेशन मेथड। ये इंटरपोलेशन मेथड ये आपका न्यूमेरिकल मेथड का टॉपिक है। ऐसे मैं न्यूमेरिकल मेथड में पढ़ाती है आपको ये वाला, लेकिन ये ना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है देखने में, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो। यूनिक पॉलिनोमियल डिग्री 2, देखो
आपका डिग्री 2 में चाहिए ना। देखो F0 आपका क्या होता है, F0 आपका सबसे फर्स्ट वाला टर्म होता है। F0 क्या होता है, हमारा नॉर्मल टर्म होता है। फिर अगर हम इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हम इसको F1 लिख सकते हैं, या F डैश लिख सकते हैं, या F1 लिख दिया इन्होंने, चलो मतलब उससे हायर लेवल पे चले गए। फिर हम अगर उसका स्क्वायर ले लिया या उसमें कुछ और चेंजेस किया तो हम उसको F2 करके लिखते हैं। तो बेसिक हमारा F0 होता है। तो इसके साथ हमारा कोई भी x या डिफ्रेंशिएशन का टर्म ऐड नहीं होगा। अब उस लॉजिक से अगर देखते हो तो हमारा F0 के साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए ऐड। यहाँ पे देखो हमारा x ऐड हो गया तो ये तो नहीं होगा हमारा, यहाँ भी x ऐड हो गया, ये नहीं होगा हमारा, यहाँ पर x ऐड नहीं है तो ये हो सकता है हमारा, लेकिन कंफर्म नहीं है। अब हम F1 पे चलते हैं। F1 हमारा क्या है, 5। अब देखो 5 है हमारा, कहीं 5 तो कहीं हमारा है ही नहीं, तो ये तो कुछ भी नहीं रिजल्ट निकला इससे। अब हम चलते हैं F3 पे। F3 में हमें क्या गिवन है, 2 गिवन है। अब 2 के हिसाब से हमने देखा तो यहाँ पे भी 2x² है, यहाँ भी 2x² है, थर्ड नंबर है हमारा तो x² तो चली जाएगा। 1 पर देखो 1 में आ जाता हमारा x, 3 पर आ गया हमारा x², और 0 पे तो हमारा कुछ था ही नहीं। तो इसके हिसाब से हमने देखा तो हमारा ये आ गया। मतलब ये तीनों सही हो सकते हैं, लेकिन सिंस हम F0 के केस से हमें यहाँ पता चल जाएगा कि हमारा सिर्फ 3 आया है यहाँ पर, ठीक है। तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो ये थर्ड आ जाएगा। बाकी जो प्रॉपर न्यूटन न्यूमेरिकल मेथड है उससे मैं आपको कराऊंगी अभी, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये भी बाइसेक्शन मेथड है आपका, ये न्यूटन्स उसी का ही है, न्यूटन्स वाला जो है आपका। बाकी अगर आप अभी के लिए जानना चाहते हो, सिर्फ इसमें आपको अप्रॉक्सीमेशन में वैल्यूज़ निकालनी होती है। एक बार 1 पुट करके देख लो, 2 पुट करके देख लो, उन दोनों के बीच की एक वैल्यू लेकर चलना होता है। तो आपको उस तरह से हो जाएगा सॉल्व। अभी मैं कराऊंगी उसको, आप फिक्र ना करें। अभी इसीलिए छोड़ रही हूँ ताकि टाइम वेस्ट नहीं हो बार बार। अभी आधा समझाऊंगी फिर आधा कल समझाऊंगी। ये है आपका कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का क्वेश्चन आपका। देखो अब ये क्या सही है क्या गलत है अभी आप नहीं बता सकते जब तक मैं पढ़ाऊंगी उसके बाद आप बहुत इजीली कर लोगे। मैं आपको और चीज़ बता दूँ, आपको 2-3 चीज़ें हैं वो थोड़ा डिटेल में पढ़नी पड़ेंगी इसमें, डाइवर्जेंस एंड कन्वर्जेंस में। बाकी तो ऐसी ये सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लाइक आपको पता होना चाहिए कंडीशन किसकी क्या होगी, एंड आप इजीली कर लोगे। एंड हाँ गाइस देखो, कॉचीज से ना आपके बहुत सारे रूल्स हैं। लाइक एक कॉचीज यूलर्स मेथड होता है, आपको याद होगा, जिसमें हम लिखते थे आपका डिफ्रेंशिएशन वाले में होता था जिसमें आपका लास्ट में एन यू होता था, सॉल्व करके निकालते थे। मैं फिलहाल भूल रही हूँ वो। होमोजीनियस इक्वेशन होती थी, नॉन होमोजीनियस होती थी तो उसको रिड्यूस करते थे नॉन होमोजीनियस में। ये डिफरेंशियल इक्वेशन वाली होमोजीनियस इक्वेशन नहीं, इससे पहले पढ़ाया था ये वाला टॉपिक। चलिए खैर, अगर आप इस क्वेश्चन को देंगे, लेंथ ऑफ द कर्व ऑफ दिस इन द इंटरवल ऑफ दिस। देखो यार, लेंथ ऑफ कर्व अगर आपको निकालने के लिए आता है ना, तो इसके लिए आपका एक डायरेक्ट सा फॉर्मूला होता है, 0 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। अब देखो यार, लेंथ ऑफ द कर्व का क्वेश्चन इस बार 2018 में आ चुका था, तो हो सकता है इस बार कुछ और चीज़ पूछे वो इस पे बेस्ड वाले। टाइम मिलेगा तो करवाऊंगी, वरना मैं नहीं करवा पाऊंगी इस वाले टॉपिक को। आप खुद देख सकते हैं तो देख लीजिएगा। मैं फ़िलहाल ये क्वेश्चन इसलिए करवा देती हूँ। अब आपका y ये गिवन है, इसमें आप dy/dx निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3/2 इधर आ जाएगा, 3/2 x, और यहाँ पर -1 करेंगे आप, 3/2 -1 आपका कितना आएगा, 1/2। 1/2 इसको पुट कर सकते हैं आप यहाँ पर। अब आप यहाँ पे अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 0, ऐसे आपको इंटरवल कितना गिवन है, 0 और 1 गिवन है। 0 से 1 √1 प्लस इसको 3/2 x 1/2 का होल स्क्वायर dx। अब इसको आप सॉल्व करके थोड़ा और इंटीग्रेट कर सकते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ पर 9/4 आ जाएगा, 9/4 में से 4 इधर चला जाएगा, आपका ये बन जाएगा 4 + 9। अगर एलसीएम लेना चाहते हैं तो, या मत लीजिए एलसीएम, कोई रिक्वायर्ड भी नहीं है, ठीक है। और आपका इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आप इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल सा इंटीग्रेशन लगा के, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करके देखना, आंसर आ जाएगा आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो ये सेट्स का क्वेश्चन है, सेट और सबसेट निकालने वाला। अब ये बहुत एक डिटेल्ड टॉपिक है, अब एक क्वेश्चन से तो समझा पाना पॉसिबल नहीं है, और उतना टाइम भी नहीं है कि मैं इसके डिटेल में जाऊँ। खैर, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ के लिए बता देती हूँ आपको। देखो
अगर आपको एक सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा है, सपोज x1 x2 x3 इस तरह से दे रखा है x की पावर n तक, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इसको किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हो r1 x1 प्लस r2 x2 प्लस तो ये आपका नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। नॉट इक्वल्स टू अगर आपका ज़ीरो आ रहा है तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। अब तो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा आपका तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। अब प्रीवियस क्वेश्चन में वो इंडिपेंडेंट था, यहाँ पर रिवर्स केस है, वो अलग टॉपिक था, ये अलग टॉपिक है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना। और ये वाला इंडिपेंडेंट, पता है मैं इसीलिए आपको शुरू से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके नहीं चल रही थी, स्टार्टिंग में नहीं करवाए थे, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हमने थोड़ा बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लिया तो इसीलिए उसके क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे कैलकुलस वाले, बाकी इसमें थोड़ी दिक्कत आ रही होगी, आई अंडरस्टैंड। खैर इसको अब सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो r1 इंटू x1 लिखेंगे। x1 अगर हम अपना यहाँ के हिसाब से देखें तो सपोज हम पहले वाला ले लेते हैं, तो इसके लिए आ जाएगा 231 प्लस r2 के लिए भी आप लिखो 105, इसी तरह से और लिखोगे आप, ठीक है। ये अभी मैं सिर्फ S1 के लिए बना रही हूँ, सेम तरीके से S2 का भी बनेगा। अब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ r1, यहाँ पर आ जाएगा प्लस r2 प्लस r3 के लिए भी आएगा और 4 के लिए भी आएगा, ठीक है। साथ में कुछ आएगा यहाँ पर, लिख दूँ, लिख ही देती हूँ, टाइम बचाने के लिए कर रही थी। r3 r4 के लिए भी ऐसे ही आएगा और यहाँ पर आपकी r1 के साथ जो आएगी इक्वेशन वो फर्स्ट बन जाएगी, फिर सेकंड वाले टर्म की एक अलग इक्वेशन बन जाएगी, r1 r2 r3 की इसकी अलग इक्वेशन बन जाएगी। अब सिंस यहाँ पर 0 0 गिवन है ना जहाँ पर, तो वहाँ पर कुछ आएगा नहीं, तो इसीलिए वो एक शॉर्ट सी इक्वेशन बनेंगे। लाइक इसकी तो बस इतनी बनेगी क्योंकि यहाँ पर भी आपको 0 गिवन है, यहाँ भी 0 गिवन है। इसको फिर आप सॉल्व करके r1 और r2 की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर वो वैल्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो आएंगी तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा, अगर ज़ीरो आ जाएंगी तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालेंगे तो उस हिसाब से आपका आंसर नंबर 4th करेक्ट होगा। ये मैं S1 का प्रोसेस बता रही हूँ, इसके बाद आपको S2 के लिए करके चेक करना पड़ेगा और उस तरह से आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, लेंदी क्वेश्चन है, सिंपल कैलकुलेशन है, टफ नहीं है, बस लेंदी है, इसलिए आपके ऊपर छोड़ रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पी सीरीज ऑफ दिस, अच्छा ये पावर सीरीज आपका कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है बहुत इजी। पी सीरीज में हम सिर्फ ये देखते हैं कि अगर हमारी जो ये पी है ना, ये पी की वैल्यू अगर ये मोर देन 1 होती है तो आपकी जो सीरीज होती है वो कन्वर्ज करती है, अगर पी की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 होती है तो हमारी जो सीरीज होती है वो डाइवर्ज होती है। तो कंडीशन क्या पूछा है आपकी, डाइवर्ज कब होगी हमारी, लेस देन, पी जो है लेस देन इक्वल्स टू 1, तो आपको ये 2 3 4 इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, ये तो ख़त्म नहीं करो, या तो ये हो सकता था या तो ये हो सकता था। अब ये इक्वेशन मैंने आपको बता दिया, उस हिसाब से गिर गया। बाकी अभी मैं पढ़ाऊँगी तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए ये देखो कितना हो चुका है हमारा लेक्चर, कितना लंबा हो गया है, करीब 1 घंटे 40 मिनट का लेक्चर है गाइस आपका ये वाला। एंड मैं आपसे ये बोलूँगी कि आपका शिफ्ट इसी तरह के सेम क्वेश्चन आपके शिफ्ट 2 में भी हैं एंड शिफ्ट 3 में भी हैं, ठीक है। तो आप लोग खुद ट्राई करिएगा उनको सॉल्व करने का, बाकी फिर मैं आपको नेक्स्ट में करवा दूँगी। या मैंने आपको देखो शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस मैंने आपके देखे थे, काफ़ी सिमिलर हैं, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में शिफ्ट 3 करवा दूँगी एंड शिफ्ट 2 को फिर आप लोग या तो खुद कर लीजिएगा, टाइम होगा तो मैं शिफ्ट 2 भी करवा दूँगी, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट टाइम, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले मैं वो करवाऊँगी। यहाँ से मैंने आपको किस तरह का क्वेश्चन है वो बता दिया है। शिफ्ट 3 के भी चलो करा दूँगी ताकि आपको और बेटर आइडिया हो जाए। शिफ्ट 2 का पेपर मेरे पास फिलहाल है नहीं, मुझे फिर वो कहीं से ना दोबारा डाउनलोड करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बोल रही थी शिफ्ट 2 आप कर लेना। शिफ्ट 3 और शिफ्ट 1 के थे, इन दोनों के पेपर मैंने चेक कर लिए, काफ़ी सिमिलर है। शिफ्ट 2 मैंने देखा नहीं है इसलिए मैं अभी उसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। पेपर था मेरे पास शिफ्ट 2 का, मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था, लेकिन अभी मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं कहाँ चला गया लैपटॉप में। तो खैर दिस इज़ द थिंग, ये आपको करना पड़ेगा। और इस वीडियो को मैं अभी फ़िलहाल यहीं एंड करती हूँ। आपको इसके बाद मैं नेक्स्ट जो है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का टॉपिक ले आऊँगी। और बाकी यार अगर आपको ये मेहनत अप्रिशिएबल लगती है, अच्छा लगता है, आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस। बाकी आई नो बहुत बड़ा शौक दिया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, और शौक से भी ज़्यादा वो ये कि चीज़ें फेयर होने के चांसेस ना कम हो गए हैं थोड़े से। लाइक अगर आपका नोटिस लीक हो सकता है तो पेपर भी 100% लीक हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
अब ऐसे में ना थोड़ा दिल टूट जाता है यार, मतलब चलता है यार, हर जगह ऐसा होता ही है। आप बहुत से एग्जाम्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, जहाँ ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा है, बट ऐसे सामने सामने होता है ना तो बहुत बुरा लगता है। तो दिस इज़ इट गाइस, मैं वीडियो को फिर यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी ऑल द बेस्ट। आप लोग कहीं चाहें ट्विटर वगैरह पे तो ट्वीट करके देखिए। अब वही है ना, पता नहीं कितने लोग ज्वाइन करेंगे इसमें, कितने नहीं करेंगे, इसीलिए अगर आप लोग बोलते हैं तो फिर कोई एक हैशटैग चला सकते हैं हम, इसके लिए देखते हैं फिर। बट वही बात है ना, 10 दिन बच्चे हैं, कुछ होने वाला है नहीं उसमें, कोई सुनेगा है नहीं। बेचारे एसएससी रेलवे वाले बच्चे कब से क्या क्या करे जा रहे हैं, कहाँ किसी की कोई कुछ सुन रहा है। देखते हैं, चलो जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल आप लोग मेहनत करते रहिए, कोशिश करते रहिए। बाकी अगर आपका सिलेबस नहीं हुआ था तो किसी का नहीं हुआ था, आपके साथ प्लस पॉइंट ये है कि आपने कैलकुलस कवर कर लिया है गाइस। कैलकुलस से भी आपने देखा होगा ना कितने सारे क्वेश्चंस थे, और हम कितने सारे क्वेश्चंस हमें सिमिलर सिमिलर लग रहे थे जो हम कर पाए। हाँ ऐसा था कि लाइक मैंने आपको वो एक टॉपिक नहीं पढ़ाया था उस टाइप का, डिफरेंशियल इक्वेशन में 2 टॉपिक छोड़े थे, लैग्रांजेस और कॉची वाले। मतलब अब मैं लास्ट में उसको कवर करवा दिया आपके टॉपिक्स को, लेकिन अब वही हो गया ना, अचानक से आपकी डेट आ गई तो वो टॉपिक रह गए, तो वो रह गया था। बाकी एग्जैक्ट इक्वेशन का आपने क्वेश्चन देखा, तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे। जो मैंने नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं आप उनको अच्छे से कर लीजिए। आप कैलकुलस कर लेंगे ना तो आप काफ़ी हद तक पेपर एक अच्छे लेवल तक अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस। बाकी इंटीग्रेशन में यार मैंने आप लोगों से कहा था, आप 11th 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अभी भी टाइम है, अगर आपके पास टाइम तो प्लीज़ इसको सॉल्व कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा कहाँ किस तरह से वैल्यूज़ पुट करनी होती हैं, कैसी चीज़ें लेनी होती हैं। बाकी अगर टाइम नहीं है और आपको लगता है आप इस टाइम में कुछ और चीज़ कर सकते हैं, लाइक आप रिवाइज़ कर सकते हैं या एप्टी वाला मैथ्स कर सकते हैं, वो ज़रूरी करना है गाइस। प्लीज़ उसको कर लेना। मैं नहीं करवा पाई, आई एम सॉरी, बट उसको प्लीज़ कर लेना आप। ठीक है, तो आप वो चीज़ कर लीजिए। इंटीग्रेशन का आप छोड़ सकते हो, क्योंकि इसको समझने के लिए ना, आपको इसकी प्रैक्टिस करने के लिए, उस लेवल पर जाने के लिए कि आप एटीसी का पेपर सॉल्व कर सको, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, एंड इतनी शायद हो नहीं पाएगी। उससे अच्छा है आप एफटी वगैरह कर लो ताकि आप उधर कवर कर सको। और इसमें से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आता है, और अगर एफटी कर लोगे तो इसमें से 15 क्वेश्चन आते हैं, 15 आते हैं ना मैथ्स के एफटी। हाँ, इसमें से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 2 इक्वल नंबर का वेटेज है तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो इसलिए आप एफटी या इंग्लिश फोकस कर लेना। इंटीग्रेशन अगर नहीं किया है तो छोड़ देना, इट इज़ जस्ट अ सजेशन। बाकी बेसिक इंटीग्रेशन जो आता है वो आप लोग कर लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो टफ इंटीग्रेशन है ना, जिसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, अगर नहीं करा है तो उसको छोड़ देना, एफटी और इंग्लिश पर फोकस कर लेना। ठीक है, क्योंकि इनपुट आउटपुट रेशो अच्छा नहीं है ना इंटीग्रेशन पढ़ने, अगर इस वक्त पे पढ़ना शुरू करोगे तो। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे गाइस। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।